शुरू करें फ्रेंड्स। एकदम बढ़िया कर दो भाई, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके, शुरू करें फ्रेंड्स। 6:01 हो गए, ऑलरेडी 1 मिनट पा रहे हैं हम लोग, थोड़ा डिले हो गया। आज लास्ट क्लास करें, आज लास्ट क्लास। प्रणाम फ्रॉम सिलीगुड़ी आपको भी। मैं बढ़िया, प्रणाम, थैंक यू। एक और मिनट वेट करते हुए चालू करते हैं, ठीक है। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एकदम अति अनिवार्य है जानना, ठीक है। आप में से काफी लोगों ने मुझे फीडबैक भेजा है, सुबह से काफी लोगों ने मैसेज भेजा है इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग लास्ट क्लास। आपका जो भी जनरल फीडबैक रहा, फॉर टू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू फर्स्टली, ठीक है। मैं आपको एड्रेस करूंगा क्लास के एंड में, ठीक है। पर जिन लोगों ने अभी तक मैसेज भेजा है, जो भी अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फीडबैक। पता है टीचर भी बढ़ता है, इंप्रूव करता है स्टूडेंट के फीडबैक से, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ फीडबैक के लिए। इवन आई वांट टू इंप्रूव नो जस्ट लाइक यू। चलिए शुरू करते हैं, विल टॉक इन द एंड 5 मिनट, थोड़ा गप मार के फिर आपको छोड़ूंगा मैं। ओके, तो कल हम पहले तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वगैरह सब ध्यान से देखे थे, तो उसी का आज एक एक्सटेंशन देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले। ओके, देखिए ये टॉपिक तो वैसे वैसे सोशल जस्टिस का है, ठीक है। जब सोसाइटी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर ही आता है, पर मैं अगर आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा तो आई बी फेलिंग माय ड्यूटी। ओके, फेलिंग माय ड्यूटी, वो मैं आई वुड नॉट लाइक दैट। तो वो आपको जानना जरूरी है कि हाउ फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द राइट्स ऑफ द पीपल फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल कल आप लोगों ने पूरा हिस्ट्री लिखा, हाँ, जितने फॉरेस्ट के रिलेटेड एक्ट्स हैं, और आपने देखा कैसे प्रोग्रेशन हुआ है। और एक चीज आप तो आई एम श्योर अगर वो नोट्स ध्यान से लिखे होंगे और पढ़ा होगा बाद में या क्लास भी सुना होगा, तो एक चीज तो आप अग्री करोगे कि चाहे वो ब्रिटिश की सरकार हो टिल 1947 या हमारी अपनी सरकार हो आफ्टर 47, ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो फॉरेस्ट के जो ट्राइबल्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जैसे मैंने कहा जिनका एक्चुअली में जिनका फॉरेस्ट है, उनके राइट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। आई एम श्योर यू विल एग्री, करेक्ट। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार केम अबाउट एंड ब्रॉट अबाउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ओके, 2006 का। तो अब इसका नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसका मतलब बहुत पेरिफेरल लेना देना है। तो आज हम देखेंगे कौन सा मिनिस्ट्री हैंडल करता है, क्या क्या इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो सोशल जस्टिस वाला एंगल है वो भी थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्रिटिकल टॉपिक है, पर अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो 3-4 बुलेट पॉइंट्स में आप समराइज कर सकते हो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को। पर हम लिखेंगे, डिटेल नोट्स बनाएंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका पीवाईक्यू भी पूछा गया है, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, पीवाईक्यू में यही पूछा गया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कौन सा मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री, ये तक पूछा गया, एकदम बेसिक सवाल प्रीलिम्स में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगेन ये की कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आईयूसीएन वर्सेस आईपीबीईएस, ये बहुत ज्वलंत टॉपिक है, इसको लेके कुछ 1-2 आउटकम्स कॉप 28 के भी इंपॉर्टेंट है, वो हम इनसे लिंक करेंगे। और फाइनली लास्ट में हम देखेंगे एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। बचपन से पढ़ते आए हम लोग, जब मैं बचपन में था तो मैं पढ़ता था मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, वो भी इक्वली बोरिंग थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी इक्वली बोरिंग है। पर मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं पढ़ाऊंगा, वो कोई सेंस नहीं बनता है। वो 17 गोल्स आप ना याद रखोगे ना कोई पॉइंट है उसका, वो ऐसे के लिए ठीक है फॉर द मटेरियल। पर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है कि एसडीजीज के क्रिटिसिज्म क्या क्या है, तो क्रिटिसिज्म आइडेंटिफाई करें। शुरू करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉर दोस ऑफ यू जो नोट्स बना रहे हैं कंटिन्यू, आप देखोगे क्लास के एंड में, जब आज आखिरी क्लास है इस वीकेंड जब बैठ के आप पलटाओगे नोट्स और कंपेयर करोगे ना विद बुक और एनी अदर जो भी आपके फैकल्टीज हैं, यू विल फाइंड अ विजिबल डिफरेंस, जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे पॉइंट आउट भी किया, एंड आई एम थैंकफुल। मैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए पहले करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। चलो फ्रेंड्स, चैट का टाइम गया, चिट चैट इज ओवर। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये आपका मेन हेडिंग है और यहाँ पे लिखे आती है अनिवार्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे चल जाओ भाई, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट बट ऑल्सो इन दिस सोसाइटी पेपर। सोसाइटी या सोशल जस्टिस की जब आप पढ़ाई करोगे मेंस के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि ये पढ़ के जाओ। ओके, नाउ बिफोर वी गो अहेड एंड से डिटरमिन माय फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फ्रेंड्स, एक की कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। ये एक फॉरेस्ट है फॉर एग्जांपल, ये एक फॉरेस्ट है और मान लो कि यहाँ पे आपके कुछ ट्राइबल्स हैं जो अंदर हैं फॉरेस्ट के, कुछ ट्राइबल्स हैं जो बाहर हैं फॉरेस्ट के, पेरिफेरी ऑफ द फॉरेस्ट है फॉर एग्जांपल, दोनों साइड हम देखते हैं। अब हमको आप बताओ एज एन इंडिविजुअल, ओके, एज एन इंडिविजुअल, ध्यान रखना थोड़ा फ्रेंड्स, दो की कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर ये ब्रेकडाउन करना इजी होगा। एज एन इंडिविजुअल आपको कुछ फॉरेस्ट राइट्स हैं, एंड एज अ सोसाइटी, एज अ कलेक्टिव, जिस गांव के हो आप, जहां के आप रहने वाले हो, उस गांव का भी कुछ एक फॉरेस्ट राइट्स है। पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले फंडामेंटल्स। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, और हमको बताओ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स क्या-क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मान लो इस पार्टी में हो, यहाँ पे रहते हो, गांव के ये फॉरेस्ट के साइड पे, या मान लो इवन फॉरेस्ट के अंदर भी रहते हो, आपके इंडिविजुअल क्या-क्या होंगे गाइस? इंडिविजुअल राइट्स क्या-क्या होंगे? सोचो, क्या-क्या निकल गया? अभी बस चालू किया, अभी बस चालू किया, बताइए इंडिविजुअल राइट्स क्या-क्या होंगे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके, कल्टीवेशन, सेल्फ कल्टीवेशन, खुद के खाने के लिए कुछ तो उगाओगे, वहां पे तो ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो है नहीं, कुछ तो अपना खुद का करना पड़ेगा, खाना-पीने का व्यवस्था, करेक्ट। तो लिखिए यहाँ पे इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स में सबसे पहले जो अलाउड है, ठीक है, लिखिए इधर, सबसे पहला व्हिच इज अलाउड इज सेल्फ कल्टीवेशन, खुद के लिए। अब उधर ये नहीं कि आप ऐसा कल्टीवेशन करके उसके बाद मंडी पे लेके जा रहे हो, वो अलाउड नहीं है, खुद के खाने पीने के लिए, ओके। राइट्स ऑफ सेल्फ कल्टीवेशन एंड द राइट्स ऑफ हैबिटेशन, जहां रह रहे हो भाई वो तो आपका जगह है ना, सदियों पुरखों से आप रह रहे हो, या तो यहाँ या अंदर कहीं पे, अचानक से थोड़ी ना आपको वहां पे ऐसे निकाल सकते हैं, इट इज नॉट, इट इज अगेन अनजस्ट है वो। तो ये है हमारे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। अब हमारे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स क्या होंगे? इन गांव वालों के पास है कैटल, कैटल को भी तो खाना खिलाना पड़ेगा, चलो भाई ग्रेजिंग, ठीक है, कैटल से तो जुड़ा हुआ है मेरा गांव वाला का भविष्य, करेक्ट, ग्रेजिंग। और बताइए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिखते हैं, पर बाद में पहले देखते हैं, पहले देखो थोड़ा फिशिंग, एक्सेस टू वाटर, करेक्ट, और सोचिए एक्सेस टू वाटर होगा। और जो नोमैड्स होते हैं, नोमैडिक होंगे, उनके लिए वो क्या करेंगे? एक तो चलो आपके जो परमानेंट रहते हैं, कुछ तो नोमैडिक हर्ड्स, नोमैडिक ट्राइब्स, बकरवाल्स आप सुन पढ़ते हो, सो मेनी नोमैडिक ट्राइब्स यू हियर अबाउट, व्हाट अबाउट देम, उनका कैसे ख्याल रखोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, बताइए। लिखिए एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल राइट्स, एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल राइट्स। और नंबर 4 लिखो पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज का हैबिटेट राइट्स, इस पे भी सवाल पूछा है पीवीटीजीज पे, हैबिटेट राइट्स फॉर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, किस स्टेट में सबसे ज्यादा मेरे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं? किधर? मेरे ख्याल से तो ओडिशा में,
मेरे ख्याल से, टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, एक बार चेक करके कोई देख लें, पर ये क्या कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि आप जैसे समझते हो ओरिजिनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो कि जिनका की एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, उनका अगर बर्थ रेट कम हो, लिटरेसी कम हो, अगर वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी करते हैं, हाँ, तो उनको हम कहेंगे पीवीटीजीज, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है भाई साहब, देना भी चाहिए। ओके, एंड दस यू फाइंड कि उनके लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के अंदर ये इंक्लूडेड है, हैबिटेट राइट्स, वो जहां रहते हैं वो रहेंगे। फोर्थ समझा दो एक बार, फोर्थ वाला ये तो बता रहा हूं, देखो हैबिटेट राइट्स, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, फिजिकल लोकेशन, हमने समझा था एकदम स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, तो बस फिजिकल लोकेशन ऑफ द पीवीटीजीज। पीवीटीजीज क्या है लिख लीजिए, पर्टिकुलरली, जिनको नहीं पता है वैसे तो आई एम श्योर क्लास में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। इंडिया में आई थिंक टोटल 93 के आसपास होंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टोटल 93 पीवीटीजीज नोटिफाइड है, ठीक है, और उनको ये हक है कि वो जहां रहते हैं उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। गेट इट, दिस इज द फुल फॉर्म, ये लिखो पहले, हैबिटेट राइट्स फॉर द पीवीटीजीज लिखिए। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, ये सारे कुछ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉरेस्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग, सब कुछ है आपका बायोडाइवर्सिटी के अंदर, तो आप चाहो तो उसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो, लिख लो उधर, लिख लीजिए कम्युनिटी राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल नॉलेज, इसी को एक्सपैंड करके लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ कम्युनिटी राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आप सोचोगे सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ कैसे आ गया, ये तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, करेक्ट, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसका होता है, आपके प्लांट्स का, आपके एनिमल्स का, आपका जो नॉलेज छुपा है आपके प्रोडक्ट्स का, आपके फॉरेस्ट के अंदर, उनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका है ना आईपी, करेक्ट। कम्युनिटी राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लिखिए वहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन की गई है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो ये आपके आते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। इतना अगर क्लियर है तो आगे बहुत आसान है मामला, बताओ हमको समझ में आया इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स क्या है और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स क्या है, पहले इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू आपसे पूछता है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, आपको बस इतना सोचना है कि एज अ विलेज उनका क्या क्या हक बनता है उन सारे ऑप्शन में। ग्रेजिंग इंडिविजुअल का है, हैबिटेशन एक अगर कम्युनिटी की बात करते हो तब अलग है, तब तो पीवीटीजीज वाला है, पर इंडिविजुअल का है। बाकी सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो सारे लिखेंगे अभी हम, वो सारा कुछ एज अ कम्युनिटी कौन देखता है। हाउ पीवीटीज इज डिफरेंट फ्रॉम ट्राइबल्स, देयर इज अ क्राइटेरिया बेटा, आप देखोगे ना पीवीटीज के बारे में, देखो तो वो तो सोसाइटी में पढ़ना चाहिए आपको, पर देयर इज अ लेड डाउन क्राइटेरिया, उनका एक पहले तो उनका बर्थ रेट देखा जाता है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दूसरा देखा जाता है कि किस तरीके का ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कितना है उनका एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में, ठीक है, तीन चार क्राइटेरिया को ध्यान से देखिए, उन्हीं क्राइटेरिया को फुलफिल करने पे एक ट्राइबल ग्रुप को आप पीवीटीजी घोषित कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो, फोर क्राइटेरियन इज देयर। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का फुल फॉर्म लिखो पहले, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखो, इसको तो वैसे शॉर्ट में हम जानते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पर इसका फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, लिखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स एंड रिकॉग्निशन एक्ट 2006, इसी को हम कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, दोनों एक ही है, कंफ्यूज ना होना फ्रेंड्स, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ओके, सबसे पहला पीवाईक्यू जो पूछा गया है, इसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे कंजर्वेशन की बात नहीं हो रही है गाइस, देखो ध्यान से कैसे याद रखना है आपने, जहाँ पे कंजर्वेशन की बात होगी, कंजर्व प्रिजर्व प्रोटेक्ट, हाँ, जो आपके उसमें लिखा है, क्या कहते हैं उसको, ड्यूटी में लिखा है, वो वाला जब बात करोगे आप तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का रिस्पांसिबिलिटी है, जहाँ पे राइट्स हक की बात हो रही है ट्राइबल मिनिस्ट्री नोडल अथॉरिटी। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखो नंबर वन लिखिए पहले यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, हेल्प आएगा, किताब में अगर पढ़ने जाओगे तो सीख तो जाओगे पर आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे काफी सारी चीजें, क्योंकि वो एक तरीके से नहीं समझाया गया। ऑब्जेक्टिव में नंबर वन लिखिए पहले, सबसे पहले। अब बताओ जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं, कहाँ गया राइट्स, क्या लगता है किसी एक्ट में, देखो नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शेक्सपियर ने कहा व्हाट देयर इन द नेम अलॉट, अलॉट इज देयर इन द नेम। अभी जब राइट्स की बात कर रहे हो आप स्पेसिफिकली इन द टाइटल ऑफ द एक्ट, इसका मतलब क्या है कि द फोकस विल बी ऑन सोशल जस्टिस, जो आज तक हमने लिखा एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी रहा है, पहले ब्रिटिशर्स का, फिर एक सर्टेन हद तक भारत सरकार का भी। ओके, उस प्रॉब्लम्स को, उस मिस्टेक्स को अब एड्रेस करना है सबसे पहला। द ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, टू एड्रेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। अब हिस्टोरिकल इनजस्टिस आप जानते हो कैसे, कल हमने सारा डिस्कस किया, हां, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस कब बना था तब से लेके 23 तक का, तो लिखिए टू एड्रेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिस meted out to forest dwelling communities, सबसे पहला एजेंडा ये था। दूसरा लिखिए नंबर 2, टू इंश्योर टेन्योर लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी, तीन चीज, टू इंश्योर टेन्योर प्लस लाइवलीहुड प्लस फूड सिक्योरिटी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। देखो जो हक की बात करते हो, डिग्निटी की बात करते हो, सबसे पहला एकदम बेयर मिनिमम पे फोकस किया गया यहाँ पे। टेन्योर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, व्हाट डज टेन्योर मीन, आर एन आर क्या है, आर एन आर का अर्थ है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, ऐसे लिख लो, रिकॉग्निशन एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट। टेन्योर का क्या होता है बताइए, नॉट टाइम, जब हम लैंड के कॉन्सेप्ट में टेन्योर की बात करते हैं ना, तो यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम का तो सेंस है, बट इट इज कि जो जहां पे जो स्थित है ना, उसको हम मिनिमम प्रोटेक्शन देंगे कि वो वहीं पे स्थित रहे, हम हटाएंगे नहीं। जो हैबिटेशन की बात कर रहे हैं वो टेन्योर का अर्थ है, लैंड टेन्योर का, कि हम लोगों को हटाएंगे नहीं, हम लोगों को नौकरी देंगे, सस्टेनेबल नौकरी देंगे, कोका कोला का प्लांट तो नहीं लगाएंगे वहां पे। तीसरा, हम खाने पीने का फूड सिक्योरिटी आपको फुल देंगे, इसलिए आप सेल्फ कल्टीवेशन देख रहे हो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स में। ओके, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3, ओके, टू इंश्योर fair, just and equitable use of forest resources, to ensure fair, just and equitable use of forest resources plus maintain ecological balance। मतलब आप यूज तो करोगे सस्टेनेबल फैशन में, आप राइट्स को और कंजर्वेशन को बैलेंस करोगे, ऐसे लिखो यहाँ पे, एफआरए नोट करके लिखना है अलग से, नोट एफआरए बैलेंसेस द नीड्स ऑफ द कंट्री
अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। ठीक है, ताकि जो एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी आज तक देखा गया है, जो कि हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है, वो अब रिपीट नहीं होना चाहिए। एक्सट्रैक्टिव नहीं चलेगा, एक तरीके से पार्टिसिपेटरी मॉडल तैयार करना है आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो हम लिस्ट भी लिखेंगे, जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके ऊपर आप ज्यादती नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अलाउड। उनको भी संविधान ने बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया, यू कैन डू दिस। करेक्ट। सो एफआरए इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट मोटिव कि हम अपने डेवलपमेंटल नीड्स को अपने लोगों के राइट्स के साथ बैलेंस करेंगे, हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। गेटिंग फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सारे हमारे से प्रोविजंस हैं। थोड़े प्रोविजन समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखिए, नंबर 2 लिखेंगे, लिखो जल्दी से। रिपीट पॉइंट 1। रिपीट पॉइंट 1 इज व्हाट हिस्टोरिकल इंजस्टिस, जो हमने कल देखा ना कि आप देखो ब्रिटिशर्स का सारा पॉलिसी में कहीं पे भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी कुछ नहीं था। चलो वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। सिंपल एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यार, आप किसी के ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस करने जा रहे हो, अभी राजा रजवाड़ा तो रहा नहीं, डेमोक्रेसी है ना, और एटलीस्ट उनका तो चलो एक कॉलोनियल सिस्टम था, तो उनका एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी आप समझ सकते थे कि वो व्हाट यू एक्सपेक्ट। पर 47 के बाद चेंज होना चाहिए था, जो काफी लेट आया। करेक्ट। तो एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी जो कंटिन्यू किया, उसको उस गलतियों को सुधारने का एक मौका है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ओके, लेट्स गो नंबर 2 की प्रोविजंस लिखेंगे। नंबर 2 में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस सबसे पहले लिखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखिए एफआरए अपहोल्ड्स, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एफआरए मतलब है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। एफआरए अपहोल्ड्स द हैबिटेट राइट्स प्लस फॉरेस्ट राइट्स ऑफ, और यहाँ पे लिखो दो ग्रुप्स का, इनको जैसे मैंने आपको बताया, आपके पहले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, एक है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एफडीएसटी, फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर में है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, इनको हम कहेंगे एफडीएसटी। और दूसरा जो पार्टी है जो फॉरेस्ट के बाहर है, उसको हम कहेंगे द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इन दोनों को आपने राइट्स प्रोटेक्ट कर दिया, इसको कहेंगे ओटीएफडी। ओके, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ओटीएफडी। ओके, अब आप ये देखिए, ये जो फॉरेस्ट राइट्स है ना, जो हमने लिखा वहां पे, इधर कम्युनिटी हो या इंडिविजुअल हो, जो सारे हमने लिखे वहां पे, आपके ट्रेडिशनल नॉलेज, प्रोटेक्शन, ग्रेजिंग, फलाना ढिमकाना, 50 चीज, ऑल ऑफ दैट इज टू डू विद व्हाट। ये लिखो पहले, क्या क्राइटेरिया है आज के टाइम, हम और आप मान लो, वी गो अहेड एंड से कैन वी क्लेम कि हम अदर ट्रेडिशनल ड्वेलिंग कम्युनिटी है? नहीं, हम नहीं कर सकते। या क्या देश के कहीं और से कोई ऐसा ट्राइब आके कह सकता है कि हाँ भाई अब हम इस फॉरेस्ट के ड्वेलिंग कम्युनिटी है? नहीं। एक कट ऑफ डेट तैयार किया गया। ओके, तो लिखिए कट ऑफ डेट, ठीक है, कट ऑफ डेट लिखिए 2005, ठीक है, प्रायर टू 2005 एट लीस्ट 3 generations, प्रायर टू 2005 एट लीस्ट 3 generations, ठीक है। 3 generations का अर्थ हो रहा है यहाँ पे, आप देखो एक जनरेशन का इन्होंने दिया था एफआरए में 25 साल, 25 into 3 75 साल, 75 years। हाँ, एट लीस्ट 3 generations मस्ट बी रिसाइडिंग टू क्लेम फॉरेस्ट राइट्स। ऐसे नहीं दे सकते आप किसी को, क्योंकि फॉरेस्ट का बात है, कंजर्वेशन का बात है, फर्जीवाड़ा ना चले, ठीक है। तो जो डिजर्विंग है उनके लिए एक कट ऑफ डेट बनाया गया है। ओके, और लिखो यहाँ पे नंबर 4, ग्राम सभा, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ग्राम सभा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट करना है ये, आप देखो कैसे ग्राम सभा कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, आप इसका पावर समझोगे आज कि ग्राम सभा कैसे क्या कुछ उखाड़ सकता है अकेले, ठीक है। उधर लिखिए ग्राम सभा इज द अथॉरिटी, ग्राम सभा इज द अथॉरिटी that deals with individual forest rights IFR and community forest rights CFR, ठीक है। ग्राम सभा है आपका नोडल अथॉरिटी, ऑब्वियसली उस जंगल में थोड़ी ना वीडियो साहब या डीसी साहब जाने वाले हैं, उनका तो गाड़ी भी ना पहुंचेगा उधर, सफेद टॉवल वाला, ठीक है। तो वहां पे आपने ग्राम सभा को सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बनाया है। IFR है मेरा इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स और CFR है मेरा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। लिखा फ्रेंड्स, लिख ला, डिफिकल्ट लग रहा है अभी? कोई डिफिकल्टी नहीं, हमने बस सेग्रीगेट किया है। हाँ, आपका एफडीएसटी फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, बस। उसके बाद ग्राम सभा नोडल अथॉरिटी, एक कट ऑफ डेट है 2005, उसके पहले 3 जनरेशन 75 साल आपके उधर रहने चाहिए, तभी आप जाके फॉरेस्ट राइट्स क्लेम कर सकते हो, ताकि मेरे साथ मेरा पहुंच जाए उधर। नंबर 5 अंडर एफआरए, अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 4 टाइप्स ऑफ राइट्स आर प्रोवाइडेड, 4 टाइप्स ऑफ राइट्स आर गारंटीड। ओके, 4 टाइप्स ऑफ राइट्स आर गारंटीड। सबसे पहला जो आपने अभी लिखा उधर, लिखो उधर, सबसे पहला टाइटल राइट्स, जो टेन्योर वाला बात हम लिख रहे थे, देखो कैसे आप ऑब्जेक्टिव से समझ जाओगे कि क्या-क्या चेंजेस हुए। टाइटल राइट्स क्या होता है फाइंस, लिखिए द राइट टू ओनरशिप, द राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड, राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड, जो टेन्योर का बात कर रहे हैं हम लैंड का, ठीक है। पर इसमें आपने एक वो लगा दिया है मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स, एच इज हेक्टेयर्स, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक का आपको लैंड अलाउड है। ओके, दूसरा लिखिए, नेक्स्ट इज राइट टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लिखिए राइट टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसमें जो आप लोग सबसे पहले वहां पे कह रहे थे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, ठीक है, वो सारे लिखो वहां पे। आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के अंदर ग्रेजिंग, व्हाटएवर इट एक्सेट्रा, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है फ्रेंड्स? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? मैंने आपको एक स्टोरी बताया था कि साउथ बंगाल में, जो मैंने देखा है, बाकी इंडिया में भी होता होगा आई एम श्योर, रोड पे शाम में यू विल हैव अ लेडी, वो अपने सिर पे ऐसे साल का पत्ता लेके जा रही होती है गांव की साइड,
फॉरेस्ट का नाका आता है, फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं रोकेंगे, टोकेंगे तक नहीं उसको। शी इज अलाउड टू टेक दैट। व्हाई इज शी अलाउड टू टेक साल का पत्ता, जिससे कि हम लोग खिचड़ी खाते हैं दुर्गा पूजा पे। साल का पत्ता, महुआ, करेक्ट, तेंदू, हनी, वेरी नाइस। गर्मी भाई, बाहर में ठंडा, अंदर में गर्मी, बॉडी पगला जाएगा ऐसे। एक मिनट, करेक्ट, लिखो तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, थोड़ा ये लिखा देते हैं आपको। लिखिए, व्हाट आर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसका अर्थ क्या होता है, लिखिए इधर, इसके बगैर समझ नहीं पाओगे आप। मुझे बताओ दो तीन एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने कहा तेंदू कहा, एक ने कहा हनी, और क्या क्या होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हमारे, व्हाट एल्स इज इंक्लूडेड। नो प्रॉब्लम, लिखिए लिखिए, वेरी नाइस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपके आएंगे लीव्स, तेंदू, तेंदू भी तो लीफी होता है वैसे, हनी, ड्राइड फ्लोरा, डेड वुड, एटसेट्रा। ठीक है, लीव्स, तेंदू, हनी, ये सारे के सारे जो है आपके दे कम अंडर रेजिन्स, गम, ये भी लिखो, रेजिन्स, गम, एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर माय माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट लिखिए जो राइट आपको प्रोवाइड किया गया, नेक्स्ट वाज द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन राइट्स। रिलीफ प्लस, लिख लो फ्रेंड्स फटाफट, रिलीफ प्लस रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंटल राइट्स लिखो, डेवलपमेंटल राइट्स। अब बताओ आप, जंगल के एरिया की बात कर रहे हैं और वहां डेवलपमेंटल राइट्स की बात हो रही है, क्यों? तो इसमें लिखिए, सबसे पहला जो आपको प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, ए, इफ एविक्टेड, वैसे तो आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, पर किसी कारणवश अगर आपको एविक्ट किया जाएगा तो आपको रिहैबिलिटेट कंपलसरी है, रिहैबिलिटेशन आपको कहीं पे और पे सेटल किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन कंपलसरी। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि आप दिल्ली वगैरह में देखते हो कि घर जाके तोड़ दिया या झुग्गी झोपड़ी जला दिया और लोग अपना फिगर आउट कर लो, ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ भी वहां पे इस तरह का मेजर लोगे तो वो कंपलसरी आपको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। रिहैबिलिटेट मतलब रिलोकेट करना पड़ेगा, रीसेटल करना पड़ेगा। नंबर बी, दिस रिहैबिलिटेशन मस्ट, अंडरलाइन करना, बी बैलेंस्ड विथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, विथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब आप पूछोगे सर कैसे, कैसे मान ले हम? हाँ, कि एविक्टेड आपको जो रिहैबिलिटेशन कंपलसरी है वो आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मद्देनजर देख करके करना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है फ्रेंड्स, एफआरए जो है मेरा नीड्स ऑफ द कंट्री को बैलेंस कर रहा है राइट्स ऑफ द पीपल के साथ। आप फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजन एक्स वाई जेड, करो, पर एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको आपको कंपलसरी रिहैबिलिटेट करना है, एंड यू कांट डू दैट एट द एक्सपेंस ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब ठीक ठाक लोकेलिटी, ठीक ठाक अच्छा से करना पड़ेगा आपको, ऐसा नाम मात्र करने से नहीं होगा, करेक्ट? नहीं तो डीएम साहब को प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ में। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट वन, रिलीफ प्लस डेवलपमेंटल राइट्स के बाद लास्ट लिखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। लास्ट राइट है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। अब आप देखोगे इसमें ग्राम सभा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना के बराबर ही एक तरीके से। देखो आप लिखिए द राइट टू प्रोटेक्ट, जनरेट एंड कंजर्व। ठीक है, द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व द फॉरेस्ट एंड एसोसिएटेड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, एंड एसोसिएटेड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है, ये चार हक आपको दिए जाएंगे, गेटिंग इट? तो आप मुझे बताइए, अब आप बताइए फ्रेंड्स, एफआरए का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है, आप हमको बताओ। लेट्स डू दिस। एफआरए का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला, चलो, एड्रेसेस द हिस्टोरिकल इंजस्टिस, मैं अपने लिए आसान वाला रखता हूं हमेशा, एड्रेसेस द हिस्टोरिकल इंजस्टिस, बढ़िया। दूसरा, दूसरा क्या है? कौन है नोडल अथॉरिटी? ग्राम सभा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, रूट लेवल थिंग्स आर डूइंग। वंश सॉरी, आप जो कह रहे हो उसी को मैं थोड़ा सा अगर पॉलिश करके बताऊं तो वंश, क्या मैं सही कह रहा हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ग्राम सभा को बनाना इंपॉर्टेंट आपने, लिखिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, वेरी नाइस। आपका ग्राम सभा नोडल है भाई। नंबर 3, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव, तुषार सही कह रहे हो, इंक्लूसिव मॉडल है। आप देखो दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे आप ग्राम सभा पे, आई एम श्योर ग्राम सभा में उस पर्टिकुलर शेड्यूल टाइप के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, करेक्ट? मतलब वो खुद का डिसीजन खुद में ले रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये खुद का डिसीजन जो खुद से ले रहे हैं, ये मौका किसने दिया? भारत सरकार ने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज पार्टिसिपेटरी मॉडल? बताओ, पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नहीं तो सिर्फ डीएफओ साहब अकेले अपना रुतबा छाड़ रहे होते, पर अभी लोग भी हैं वहां पे, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे आप इंश्योर कर रहे हो? पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, करेक्ट। नंबर 4, एंड एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज, करेक्ट, वो तो हो गया, नंबर 1 ही था भाई। ठीक है, और सोचो भाई साहब, डेंजर, स्लो 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 स्लो, इससे स्लो क्या जाऊं? कल्चरल कंजर्वेशन, वेरी नाइस। ट्रेडिशनल राइट्स की जब आप बात कर रहे हो ना तो शायद गुड, आप ट्रेडिशनल राइट्स की बात कर रहे हो, मतलब आप लोगों का कल्चर, लोगों का नॉलेज, हर ट्राइबल का अपना नॉलेज होता है ना, जैसे हमने देखा बाइगा ट्राइब जाके टाइगर का मीट लेके आते हैं, तो वो भी तो एक नॉलेज है। देयर इज सम साइंस, समथिंग दैट वी मे नॉट नो फुली, बट देयर इज समथिंग दैट दे आर डूइंग, सस्टेनेबल है, वो टाइगर नहीं मार रहे, इस तरह का और कितना नॉलेज है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि वो व्हाइट कीड़े आ गए मतलब बारिश होगा, तो क्या मेरे ग्रैंडफादर को किसने बताया? उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने। अब उनको वो थोड़ी ना उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था कि हां पूसा से ऐसा पेपर आ रहा है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पढ़ रहे नहीं, वो तो आपको पता चल जाता है जब आप काम करते हो क्या चीजें होती नहीं होती, करेक्ट? तो लिखिए कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज, बहुत बढ़िया, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज, एक्सीलेंट, गुड। और बताइए, और बताओ, एक और पांचवा बता दो, यहीं लिख देता हूं पांचवा, वैसे तो 4 इनफ है, अगर आपसे पूछा जाएगा, बस फिर भी फॉर द सेफ साइड एक और बताइए। सर व्हाई डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी नॉट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल? युगल, बिकॉज
इट्स नॉट द ब्यूरोक्रेसी युगल, मैं ऐसे ही डीएम और डीएफओ को ऐसे ही बोलता हूँ, ब्यूरोक्रेसी का गलती नहीं है इसमें, गलती तो पॉलिसी की है ना। आप सोचो 1972 वाला जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग पढ़े, इतना डिटेल में पढ़े, क्या वहाँ पे कहीं पे भी लोगों का बात हुआ? नहीं। आप देखिए, आप कैसे पॉलिसी डिजाइन कर सकते हो अगर उसी फॉरेस्ट में एनिमल्स, प्लांट्स, जीएमओस, बैक्टीरिया, वायरस के अलावा लोग भी तो हैं, वो भी तो एक स्टेक होल्डर है, उसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी की गलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तो वही करेगा जो पॉलिसी आएगा, वो पॉलिसी की गलती है, उसी को तो एड्रेस किया है एफआरए ने, करेक्ट। पॉलिसी तो ऑफिसर ही बनाते हैं। आप सर्विस में घुसोगे आपको पता चलेगा कितने हद तक। डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, पार्टिसिपेटरी मॉडल वाला सब ठीक है, पार्टिसिपेटरी मॉडल तो हमने लिखा, थोड़ा बाहर जाके आ जाइए, कोई टेंशन नहीं, आज नहीं जा सकता, लास्ट क्लास में लेट नहीं करेंगे, सब बताएंगे, स्ट्रेटेजी वेटेजी बताएंगे, इस पे फोकस करिए। लिखिए उधर नंबर 5 पे लिखो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लास्ट के 15 मिनट में आपके साथ ही हूं गाइस। लिखिए इधर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्स। आपके ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन देने से आप इवेंचुअली अपने फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्शन दे रहे हो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ट्राइबल्स, इट इज आल्सो अबाउट द फॉरेस्ट, एंड बाय प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल्स यू आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट। ठीक है, इनडायरेक्टली आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली तो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, 50 तरीके के एक्ट है, पर इनडायरेक्ट तरीके से आप जोड़ रहे हो, एक का भविष्य दूसरे से जोड़ रहे हो, करेक्ट। गॉट इट फ्रेंड्स? अब इसके बाद लिखो आप, इसके बाद लिखो आप द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। लिखिए द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, प्रॉब्लम्स विद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एफआरए 2006, या चैलेंजेस भी ऐसे लिख सकते हो, चैलेंजेस भी आप सेम सब हेडिंग, चैलेंजेस बिफोर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। नंबर 1, मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक गाइस, आप लोगों ने इतना मतलब समझ तो लिया होगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इतना आप सोचो क्या इशू हो सकता है? बताओ। 3 जनरेशन इज नीडेड, ठीक है, स्टेट ने लागू ही नहीं किया, बरो करेक्ट। लेस फंडिंग टू ग्राम पंचायत, लेट ट्राइबल सेल रिसोर्सेज फॉरेस्ट इन ओपन मार्केट, ओके। ग्राम सभा इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, पावर ग्राम सभा के हाथ में, प्रूफ रिगार्डिंग द स्टेट इलिटरेसी, कैपिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, कट ऑफ डेट, अवेयरनेस लैकिंग, सब्सटेंशियल चेंजेस नॉट हैपेंड इन ट्राइबल ओकेजन्स, रिहैबिलिटेशन में प्रॉब्लम, गुड, आप लोग आइडेंटिफाई तो कर रहे हो कि कहां-कहां आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो पॉलिसी। लिखिए इधर सबसे पहले, वेरी नाइस, क्लास में जनरल आइडिया होना तो आसान हो जाता है, ठीक है। यहां पे लिखिए फर्स्टली स्टेट्स एंड यूनियन, लिखिए स्टेट्स एंड यूनियन have attempted backdoor policy changes to dilute dilute FRA 2006। एग्जांपल के तौर पे लिखिए, फर्स्टली स्टेट्स एंड यूनियन हैव अटेम्प्टेड बैकडोर पॉलिसी चेंजेस टू डाइल्यूट मतलब जो जितना पावर था ना, जितना आपने गारंटी किया था उस एक्ट के अंदर, धीरे धीरे आप उसको कम करते जा रहे हो। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल सेवरल आर्टिकल्स लिखेंगे कि आरटीआई हैज बीन डाइल्यूटेड, मतलब क्या है कि एज अ पॉलिसी तो अच्छा आया, पर जब इंप्लीमेंटेशन का मौका आया तो आपने टाइम दर टाइम कुछ ऐसे छोटे चेंजेस करते गए कि आज आरटीआई का कोई मीनिंग ही नहीं बचा है, या वो प्रोसेस अब उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा जितना कि पहले रहता था। वो तो चलो आपको पॉलिसी क्लास में और डिटेल समझेंगे आरटीआई का इश्यूज क्या है, फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं, ओके। लिखिए यहाँ पे एग्जांपल कौन सा गवर्नमेंट था वो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफाइड विलेज फॉरेस्ट्स, लिखिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफाइड विलेज फॉरेस्ट्स, ओके, which are under jurisdiction of forest department, ठीक है। areas under village forests were opened for plantation by private entities, thus ग्राम सभा रेंडर्ड इनएफेक्चुअल। लिखिए ऐसे पूरा, आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए अलग से विलेज फॉरेस्ट नोटिफाई कर दिया, तो जो हम देख रहे थे डिसीजन मेकिंग ग्राम सभा के हाथ में होना चाहिए, ये वो, तो इन लेटर इन स्पिरिट वो फॉलो नहीं हुआ, जानते हो इसको कहते हैं नॉट फॉलोइंग इन लेटर इन स्पिरिट, मतलब पॉलिसी कागज पे और उसके एप्लीकेशन में दोनों में डिफरेंस देखा गया, नॉट फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी में फर्क। आरटीआई फॉलो करते हैं, वो सब तो ठीक है, देखो ट्रांसफर से कौन घबराता है, क्या करना है एक जगह रहकर, ऑल इंडिया सर्विस में हो तो फिर मजे लो पूरे देश के, ट्रांसफर से कौन क्या डरता है, फैमिली को रखो हेडक्वार्टर पे और खुद काम करो 24/7, तब आदमी को डर नहीं रहता, फियरलेस हो जाओगे फिर तुम, क्योंकि इन सर्विस तुमको पकड़ेंगे कैसे, फैमिली के नाम पे, तुम ऐसे फिगर आउट कर लोगे जब घुसोगे तो। नंबर 2 ठीक है, इसमें लिखिए पासिंग ऑफ द कैंपा एक्ट, कंपलसरी अफॉरेस्टेशन वाला जो है, ठीक है, लिखिए कंपलसरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ठीक है, पासिंग ऑफ द कैंपा लिखिए उधर, ओके। पासिंग ऑफ द कैंपा meant that forestry related activities were encouraged। कैंपा एक्ट के अंदर कंपलसरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम का मतलब कि अगर आप कहीं पे लकड़ी काटते हो, पेड़ काटते हो, तो आपको जाके इक्विवेलेंट नंबर कहीं और लगाना पड़ेगा। अब प्राइवेट एंटिटीज ने क्या सोचा, कहां लगाएंगे हम जाके भाई, तो यही विलेज फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट निकला। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप जहां पे जो सूखा लैंड है या जो खाली लैंड है वहां पे जाके अगर आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो, इट कांट बी ऑन लैंड दैट इज फॉर ग्रेजिंग,
सोचो आपका गांव, सोचो आप इसका अर्थ क्या है। फॉर एग्जांपल आप इस गांव में रहते हो, ठीक है, अभी आप अपना गाय भैंस को लेकर जाते थे फॉर एग्जांपल इधर, ठीक है, पास में आपका फॉर एग्जांपल इधर से स्ट्रीम बह रहा था। अब कैंपा के अंदर क्या हो गया कि आप जाके अब पेड़ लगा सकते हो, जो भी आपको खाली लैंड मिले, फॉरेस्ट लैंड मिले। तो आके कंपनीज, प्राइवेट एंटिटीज, उन्होंने क्या किया, इस ग्रेजिंग पे जाके पेड़ लगा दिया। अब आप बताओ, यहाँ पे बैठा मेरा जो ट्राइबल ग्रुप है, जो अपना भेड़ बकरी को लेकर जाता था ग्रेजिंग कराने के लिए, अब वो नहीं जा सकता, वहाँ पे तो प्लांटेशन हो गया। नियरेस्ट ग्रेजिंग दूसरे डायरेक्शन में है 7 किलोमीटर दूर, क्या दूर है, फॉरेस्ट के अंदर है, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो आपने उसको राइट्स प्रदान किया था कि हाँ भाई हम तुमको नहीं छेड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप जीवन व्यतीत करो, ना हो पाया उसके लिए, आपने उसके प्रॉब्लम्स और बढ़ा दिए। देख लो ग्राउंड लेवल पे सोचो गाइस, अब आप वो स्टूडेंट वाले से आगे बढ़ो, आप एक्चुअली में फील करोगे वहाँ पे वो बंदे के ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज एनकरेज 10, लिखिए 10 राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स कॉम्प्रोमाइज्ड। इनफैक्ट इस पूरे एक्ट की खासियत भी जानते हो क्या, कैंपा एक्ट का जब हम लोग अलग से पढ़ते हैं ना, कैंपा एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि पूरे एक्ट में, और ये मैं एक्चुअली में कंट्रोल एफ करके देखा हूं बाय द वे, मैं आपका नॉट मेकिंग दिस अप, पूरे एक्ट में कंट्रोल एफ करके देखना, गजट के वेबसाइट से जाकर नोटिफाई डाउनलोड करो, कंट्रोल एफ करो, फॉरेस्ट राइट्स या ट्राइबल राइट्स सर्च करो, एक जगह नहीं लिखा है कैंपा एक्ट में। अब आप बताओ, आप फॉरेस्टेशन की बात कर रहे हो एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु विल बी अफेक्टेड बाय द फॉरेस्टेशन। यू सी, तो लिखो अगर चाहो तो नोट के हिसाब से अच्छा ट्रिविया भी बन सकता है ये। फॉरेस्ट राइट्स एज अ टर्म, फॉरेस्ट राइट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैंपा एक्ट, लिख लो। फॉरेस्ट राइट्स के बारे में मेंशन ही नहीं किया, उल्लेख ही नहीं किया, एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो एक्ट कहां से करेंगे आप। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 समझ रहे हो फ्रेंड्स, इजी लग रहा है ये टॉपिक, थोड़ा सा एच क्यू पे, मतलब एच क्यू कहां लिखा मैंने, वन सेकंड, एक्टिव के बाद क्या है, कहां पे है एक्टिव यार, मैं शुरुआत से पढ़ देता हूं गाइस। प्रॉब्लम्स विद एफआरए 2006, चैलेंजेस नॉट फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। पॉइंट नंबर 1, फर्स्टली स्टेट्स एंड यूनियन हैव अटेम्प्टेड बैकडोर पॉलिसी चेंजेस टू डाइल्यूट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। पॉइंट नंबर 2, उसी का एग्जांपल मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफाइड विलेज फॉरेस्ट्स व्हिच आर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, एज अपोज्ड टू ग्राम सभा, लिख लो एज अपोज्ड टू ग्राम सभा, ये पॉइंट लिखा है आपने, एज अपोज्ड टू ग्राम सभा, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में पावर गया। एरियाज अंडर विलेज फॉरेस्ट्स वर ओपन फॉर प्लांटेशन बाय प्राइवेट एंटिटीज। नंबर 2, passing of the Campa Act, compulsory afforestation fund act, it meant that forestry related activities were encouraged, forest dwellers का rights compromise हुआ, and in the entire act my friends, the word forest rights is missing. Okay, number 3, let's go ahead, number 3 यहाँ पे लिखिए, in the debate of forest conservation versus forest rights, in the debate of forest conservation versus forest rights, okay, लिखिए इधर, सुप्रीम कोर्ट is yet to adjudicate, मतलब फैसला नहीं आया, केस चल रहा है, वो केस के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देखोगे उसको लेकर थोड़ा हो हल्ला हुआ था 2020 के आसपास, लॉकडाउन के ठीक पहले चल रहा था, लॉकडाउन के बाद प्रायोरिटीज बदल गए। तो इन डिबेट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन वर्सेस फॉरेस्ट राइट्स, सुप्रीम कोर्ट इज येट टू एडजुडिकेट, मैटर इज सब जुडिस, मतलब अभी चल ही रहा है, दलीलें चल रही हैं। नंबर 4, ठीक है, उसके बाद लिखिए, पासिंग ऑफ और प्रोमलगेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, promulgation of the forest conservation rules 2022, which diluted the power of Gram Sabha, by making their consent not mandatory. और इसका मार्क कर दो इंपॉर्टेंट, देख लो अपने ग्राम सभा जो अभी हमने इतना तारीफ किया, पार्टिसिपेटरी मॉडल, स्टेक होल्डर मॉडल, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सारे जो कीवर्ड्स, जो सारे यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स के मेंस लिखे हुए बंदों को याद रहते हैं, वो सारे की धज्जियां उड़ा दी हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 नोटिफाई करके। ओके, करेक्ट, यहाँ पे लिख लो आप चाहो तो, इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, रहने दो। जानते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर काफी खींचातानी चली थी, बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपने अगर बीच में हिंदू पढ़ा होगा ना, 2022-23 का जनवरी से अप्रैल के बीच, अगर आप जाके वापस देखो हिंदू, इसी लास्ट ईयर के जनवरी से अप्रैल के बीच, हिंदू ने करीब 4 से 5 आर्टिकल बैक टू बैक निकाला था इसी टॉपिक पर, कि ट्राइबल मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लिख रही है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिप्लाई नहीं कर रही, जस्टिफाई कर रही, किसी तरीके से कि मामला चलता है, चेंज नहीं करना है। तो अभी तक फिलहाल ये कंजर्वेशन रूल्स इन प्लेस है। ओके, लास्ट वाला लिख लीजिए, नंबर 5 लिख लीजिए, proposed changes to 27 वाला एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, which empowers forest officials
लिख लो, वेयर इज रिहैबिलिटेशन, वेयर इज रिहैबिलिटेशन देन, क्योंकि राइट्स एक्ट में लिखा गया रिहैबिलिटेशन करना है आपको, कुछ भी अगर आपने प्रॉब्लम किया तो यहाँ देख रहे हो कि पैसा लो, जमीन छोड़ो, पैसा लो, गिव अप योर राइट्स, ठीक है, प्रपोज चेंजेस चल रहे हैं। व्हाट वाज द अमेंडमेंट लिखा है, तो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द अमेंडमेंट। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल से अमेंडमेंट नहीं है, रूल्स हमेशा नोटिफाई किया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, अमेंडमेंट इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ध्यान रखना फ्रेंड्स। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर नोटिफाइड अंडर अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, दे आर नॉर्मली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कोई सेक्रेटरी साहब या बाबू साहब करते हैं उसको, गॉट इट। रीराउटिंग मतलब क्या हुआ, डाइवर्ट कर देना, डाइवर्ट कर देना, और जिस पर्पस के लिए वहां से हटा के कहीं और भेज देना। फॉर एग्जांपल दिल्ली से जयपुर जा रही थी फ्लाइट, दिल्ली जयपुर से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, दिल्ली में वेदर खराब है, यू गॉट रीराउटेड टू चंडीगढ़, मतलब आप कहीं और चले गए, जाना था समथिंग, पहुंच गए रंगून, वही वाला। गुड इवनिंग शहजाद। कंसेंट फॉर व्हाट की बात बता दीजिए, डाइवर्जन, रीराउटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसमें जो आपको ग्राम सभा का कंसेंट था वो अब मैंडेटरी नहीं है, हटा दिया गया अंडर दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। इसीलिए आप देखोगे कि इस रूल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने निकाला, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, इस रूल्स को लेकर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री में काफी खींचातानी चली जनवरी टू अप्रैल के बीच। ओके, लास्ट वाला है प्रपोज चेंजेस टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 व्हिच एम्पावर्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू टेक अवे फॉरेस्ट राइट्स बाय जस्ट पेइंग मनी, पैसा दो, पैसा दो, ले जाओ नौकरी, ये पूरा सामान, गेटिंग इट। ओके, आप जानते हो क्या हमने वो डिस्कस किया था गाइस, डिड वी डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट गार्ड्स, हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट गार्ड्स के बारे में कि कैसे काजीरंगा में आप गन्स दे रहे हो, अब मानस नेशनल पार्क, मानस सेंचुरी में आप गन्स देते हो, या हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप फॉरेस्ट गार्ड को आप कुछ नहीं देते, मैंने आपको फोटो दिखाया तो साइकिल पे ऐसे डंडा लेके निकल गया था बेचारा। तो उस चेंजेस के अंदर ये वाला जो है ना, इसके अंदर ये भी है कि फॉरेस्ट गार्ड को फायर आर्म्स देंगे, पर डर क्या है, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि डर ये है कि वो फायर आर्म्स अब डराने धमकाने के लिए काम आएंगे, नॉट अगेंस्ट पोचर्स बट अगेंस्ट माय फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का वो एक और ऑब्जेक्शन है, ठीक है, कि फायर आर्म्स मे बी मिसयूज्ड अंडर दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट, प्रपोज्ड चेंज, लिख लो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू बी गिवन फायर आर्म्स, टू बी गिवन फायर आर्म्स, रिवॉल्वर, दुनाली कुछ तो देंगे, 202 नॉर्मली उधर तो शायद मेरे ख्याल से काजीरंगा में एक ही दिया हुआ है, इसलिए तो उधर कोई जाता नहीं कोचिंग करने, वो एक ही खाएगा उधर, क्या है बचने का सीन ही नहीं उधर। गॉट इट फ्रेंड्स, हमको बताओ क्लैरिटी आया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। ये जो हमने डिस्कस किया ना पिछले घंटे में, ये जैसे मैंने आपको बताया अति आवश्यक टॉपिक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक को सीरियसली लेंगे आप, एफआरए 2006, इट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ना सिर्फ जीएस3 में एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारा सवाल पूछा जा सकता है आराम से। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो इवेंचुअली यहाँ पे पीवीटीजीस की बात हो रही है, ट्राइबल ग्रुप्स की बात हो रही है, लोगों का संवैधानिक अधिकार के बारे में बात हो रहा है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंटली ट्रीट करना, कैजुअली मत लेना इस एक्ट को, काफी बड़े महारथी नहीं कर पाते इसके क्वेश्चंस। गॉट इट। फर्स्ट पॉइंट का क्या है, प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट क्या था, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये वाला पूछ रहे हो बैकडोर पॉलिसी चेंजेस, ये तो मैंने एग्जांपल लिखा है ना, एग्जांपल कैसे आप जो नोटिफाई किया हुआ है हमारा जो एरिया है ना, आप उसका नेचर बदल रहे हो, दिस इज कॉल्ड चेंजिंग द नेचर ऑफ द टेन्योर, जो लैंड है उसका नेचर बदल रहे हो, जो ग्राम सभा के अंदर आता था वो फॉरेस्ट लैंड कह के अब आप डिसीजन मेकिंग डीएफओ के हाथ में दे रहे हो, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के हाथ में, करेक्ट, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर नहीं मान्य है। गॉट इट, कैन आई गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक फटाफट करते हैं, आज देखिए शॉर्ट क्लास है, आखिरी क्लास है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, इसके बाद अगला टॉपिक आप करेंगे क्या है नंबर 2, करनी होगी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, चलो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इस पे मेंस का सवाल आया हुआ है बाय द वे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA, ये कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा देख लेंगे, फिर मैं आपको बाकी दो कराऊंगा फटाफट। 2 मिनट ब्रेक, रुक जाओ, ये बहुत आसान कांसेप्ट है, सीरियसली बता रहा हूं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, भारी चीज नहीं रखता मैं आखिरी दिन के लिए, डोंट वरी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, बस ये कलकत्ता का ब्लैक होल ट्रेजेडी ना हो जाए इधर, इस वजह से गर्मी हो रही है इधर, तो मैं अकेला जाऊंगा इस बार। चलो इधर देखो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सर नॉइज पोल्यूशन नहीं करवाएंगे, अरे नॉइज पोल्यूशन तो किताब से कर लोगे, देखो सवाल वो है जो, मतलब देखिए पूरा सिलेबस कराने जाऊंगा मैं आपको, पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक, तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब फिर आपका वो जानते हो रिटर्न ऑन एफर्ट देखना चाहिए आपको। आप पहले ये देखो कि नॉइज पोल्यूशन से कितने सवाल पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, सिलेबस एनालाइज करिए फ्रेंड्स, आप हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ नहीं पढ़ सकते, पढ़ना सब कुछ है पर हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस से नहीं पढ़ सकते आप। अगर आप सब चीज को सोच रहे हो कि मैं ऐसा एकदम करके जाऊंगा हर टॉपिक में 100%, तो इवेंचुअली आपका हर टॉपिक में 10% भी नहीं होगा। द की इज टू नो सर्टेन सब्जेक्ट्स इन डिटेल, फेवरेट सब्जेक्ट्स बनाओ, जैसे मेरे थे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, और सी सेट तो चलो हमारे टाइम पे इजी रहता था, तो वो तो सबका इजी था। और उसके बाद इनके अंदर सर्टेन टॉपिक्स जो आपके ऐसे हैं ना कि मैं आपको रात में 2 बजे भी बोलता कि ऐसा मेरे को अच्छा आंसर बना के दे, तो आराम से लिख दो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू चूज, पिक एंड चूज, न्यूज़ में देखो कौन सा है, काफी कुछ सिलेबस एनालाइज नहीं करना पड़ेगा आपको, सिलेबस करना जरूरी है एनालाइज। चलिए ये लिखिए पहले, क्या है एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इंग्लिश का थोड़ा बताओ क्या लग रहा है इसका मतलब, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कोई चीज का एनवायरमेंटल इंपैक्ट आपको बस तोलना है, समझना है, अर्थ क्या हुआ। अब आप समझ रहे हो कि इंडिया में हमारे इको फ्रेजाइल जोन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स फॉर एग्जांपल, हिमालयन रीजन फॉर एग्जांपल, अभी आपने सुना कि कश्मीर में आपका रियासी के पास में लिथियम का प्रोजेक्ट है, और मैंने आपको बताया है कि भाई वो जोन 5 में आता है, सीस्मिक जोन जोनेशन में, साथ ही वहां पे आपके कम्युनिटीज हैं, साथ ही वो एक इको फ्रेजाइल रीजन है। अभी आप बताओ, सोचो अभी कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए एब्सोल्युटली अनिवार्य, इसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते आगे जा, पर जो लोग मेरे रियासी में रहते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट का उनके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, नॉट जस्ट ऑन द पीपल बट आल्सो ऑन द प्लेस। आप जानते हो चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम कौन से रिवर के ऊपर है गाइस, थ्री गॉर्जेस डैम किस रिवर के ऊपर है, थ्री गॉर्जेस डैम याद रखो, ये सब एकदम हाथ पे रहना चाहिए, थ्री गॉर्जेस डैम। तो जो चाइना के जो थ्री गॉर्जेस डैम है, जब ये बनाने गए ना गाइस, चाइना जैसा कंट्री है, हम कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट खराब, चाइनीज गवर्नेंस खराब, मैं भी उनका कोई बड़ा फैन नहीं हूं, पर आप देखोगे कि जब इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने एक्सटेंसिव ईआईए किया। ईआईए का अर्थ क्या है कि आपने जाके स्टडी किया कि आपके प्रोजेक्ट से उस एरिया में क्या क्या फर्क पड़ेगा, ओके, किस हिसाब से फर्क पड़ेगा, पहला लोगों के ऊपर, दूसरा प्लांट्स, एनिमल्स, रिसोर्सेज, ऑल ऑफ इट दैट मेक्स दैट बायोडाइवर्सिटी, आप इंडिविजुअली स्टडी करो।
और इंडिया में इसका सबसे उत्तम उदाहरण था माधव गडगिल रिपोर्ट, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा माधव गडगिल रिपोर्ट क्या था वेस्टर्न घाट्स के लिए, क्योंकि एक टाइम पे सरकार का मानना था कि वेस्टर्न घाट्स में जाके काफी हद तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, वो अनएक्सप्लोर्ड है थोड़ा, ठीक है। तो हम देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। मामला समझे आप कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उत्तराखंड में भी, हाँ, आप जाके हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे हो, करेक्ट, तो यू शुड हैव कंडक्टेड एन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। या अभी जो आपका टनल कोलैप्स हुआ, तो आप क्या देख रहे हो, EIA जरूरी है बिफोर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिगिंस, करेक्ट। तो अभी इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा, चलो इजी है टॉपिक बहुत ही, बस आपको जानना है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, और उसका एक नया वर्जन आया है, यूनाइटेड नेशंस बहुत इसके बारे में ऐसा ट्वीट करते रहता है, वो मैं आपको बताता हूं। लेट्स डू बोथ। कोई फॉलो करते हो यूनाइटेड नेशंस वगैरह, उसका सोशल मीडिया हैंडल वगैरह क्या करो, कुछ कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स तो फॉलो करो, काम में आएगा। एक आपका face.org का, इसके सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करिए। एक UNDP का देखिए हमेशा, ठीक है। एक एनवायरमेंट स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए इसका देखा करो, ठीक है। डाउन टू अर्थ तो है ही, आप लोग देखते हो, आई एम श्योर, ठीक है। वो जो यूपीएससी कंपाइलेशन वाले हैंडल्स है ना, वो बात मामला अच्छा प्रेजेंट करते हैं, पर वो स्टूडेंट को नोट फॉर्मेट में देना चाहिए। ऐसा ट्वीट फॉर्मेट में आप सीखोगे नहीं, वो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सीखा, पर सवाल जब आएगा तो आंखों के सामने अंधकार आ जाएगा। चलिए एनीवेज, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या आपको रिसोर्सेज देखना है। लेट्स राइट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। लिखिए द स्टडी टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड एक्टिविटी, द स्टडी टू, लिखिए द स्टडी टू predict the effect of a proposed project on the environment। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। आपको पढ़ना है, समझना है भाई, मेरे रायता फैलाने से कितना रायता फैलेगा, ओके। इसमें लिखो EIA also considers various alternatives। EIA also considers, EIA is environmental impact assessment my friends, EIA also considers various alternatives, okay, and seeks to balance ओके। EIA, और इसके बाद ऐसे लिखो, यहाँ पे टेबल बनाओ, थोड़ा टेबल बनाइए ऐसे EIA का क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, ओके। लिखिए इधर, फर्स्टली अफेक्ट्स नहीं, इफेक्ट्स होगा, वर्ब है, क्या कर रहा हूं मैं, इफेक्ट, measuring the adverse effects, firstly adverse effects of the project, ऐसे लिख लो, measuring the adverse effect of the project, introducing mitigation in project planning, introducing mitigation in project planning, assessment of, number 3, assessment of environmental benefits and resources, correct, benefits plus resources, last one, देखो ये आपको बस इतना याद रखना है कि हमारा EIA जो होता है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, व्हाट इज द साइकिल ऑफ EIA, वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, YouTube पे करते हैं, यस सर आई फॉलो, गुड गुड, UNDP फॉलो करो, फॉलो दी गुड हैंडल्स गाइस, काम का आएगा। नासा को फॉलो करो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉलो करो, इसरो तो करते ही होगे, आई एम श्योर। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS फॉलो करना प्लीज, काम का है वो, काफी अच्छा उसका वो आता है आर्टिकल्स। BBC ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अरे रुक जाओ, क्या दीपक भाई क्या करोगे ब्रेक लेके, रुक जाओ बस 3-4 मिनट और खत्म हो गया। इसके बाद लिखिए नंबर 4, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा क्या दीपक, हमको बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं ना। और अगर आप दीपक सर्विस में घुसोगे ना, मैं बेस्ट विशेस घुसो, आप यू हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। ये अमृत काल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, बैलेंसिंग इकोनॉमिक नीड्स वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसके लिए सबसे बड़ा टूल है। नहीं तो कैसे होगा, 140 करोड़ तो अभी है, कितना कुछ चल रहा है, सोचो 1/3 फॉरेस्ट आपको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर रखना है, 1/3 ऑफ एरिया, साथ ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, साथ ही इतने सारे रूल्स, स्टेक होल्डर, सबको आपको साथ लेके चलना है। तो अगला 25 साल किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए भारी चैलेंजिंग होगा। लेट्स गो नंबर 4, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप इतना बढ़िया टाइम पे घुस रहे हो ना, इट विल बी फन बट इट विल बी चैलेंजिंग। नेक्स्ट लिखिए, एकदम ब्रीफली लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ EIA, एक 2 लाइन में लिखेंगे बस, हिस्ट्री ऑफ EIA। मान लो अगर आपसे एवोल्यूशन पूछ दिया यूपीएससी वालों ने, तो आप प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखो प्री 1970s फॉर अ प्रोजेक्ट फोकस वाज ऑन, ऐसे लिखिए, प्री 1970s फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओके, द फोकस वाज ऑन टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस, टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसे प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट, EIA was first introduced by, well you will not believe, but थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग आई एम श्योर हो जाएगा। कौन सा कंट्री मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है,
से सिंस द वर्ल्ड वार एंडेड, जो अभी से ग्लोबल लीडर है, जिसने सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ना, उसी ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड नॉट चाइना बाय द वे, नॉट चाइना, ठीक है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन 1970, क्योंकि भाई वो एक तरीके से मैसिव पुश चल रहा था उनका, तो सडनली रियलाइजेशन आया कि कहीं एनवायरमेंट को भी तो साथ लेके चलना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से तो ना हो पाई। ओके, नेक्स्ट लिखिए, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, लास्ट लिखिए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हैज नाउ मेटामॉर्फोज्ड या चेंज्ड इनटू, मेटामॉर्फोज्ड या चेंज्ड इनटू लिखना चाहते हो तो चेंज इनटू लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही चीज है वो, ठीक है। इट हैज मेटामॉर्फोज्ड या चेंज्ड इनटू स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट। देख लो, दो चीज आप साथ में समझोगे, इसको कहते हैं SIA, सिया, सिया और इया। ओके, अब लिख लो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 5। इसमें कोई डाउट है फ्रेंड्स? हिस्ट्री में तो डाउट नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में समझाने को क्या है। पहले को ऑब्वियसली किसी को फर्क नहीं था सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरमेंट का, लोगों का, करेक्ट। तो अब बस कॉस्ट और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते थे। 70s के बाद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चढ़ के आया है और अब बन गया है जो मैं आपको बताऊंगा आज, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट। अब EIA प्रोसेस का एक सीक्वेंस लिख लो, या तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे लिखना, चलिए सीक्वेंस लिख लो। ये हो सके ना गाइस, तो अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का सवाल आता है तो प्लीज ये फिगर ड्रॉ करने का कोशिश करना, क्योंकि फिगर के ऑब्वियसली आप पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो आप एक साथ बहुत कुछ समझाओगे इवैल्यूएटर को। तो लिखिए इधर EIA प्रोसेस और आप समझ जाओगे, एकदम कॉमन सेंस है, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट जैसा सोचोगे, ठीक है। स्टॉप थिंकिंग लाइक अ स्टूडेंट हु वांट्स टू क्रैक एन एग्जामिनेशन, थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा स्क्रीनिंग, लिखिए इधर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग, ये हो सके तो फिगर ड्रॉ कर लेना, काम का आएगा आपको। सबसे पहला है स्क्रीनिंग, ओके। स्क्रीनिंग के बाद आएगा स्कोपिंग, मैं सब आपको लिखा भी देता हूं क्या क्या होता है, लिख लो साइड में, स्कोपिंग, स्क्रीनिंग के साइड में लिख लीजिए, स्क्रीनिंग के साइड पे लिख लीजिए whether a project requires environmental impact assessment। पहले तो ये डिसाइड करोगे आप कि जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए क्या। अभी आप दिल्ली के चांदनी चौक में अगर अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो वहां पे तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं चाहिए, वहां पे एनीवेज एनवायरमेंट खत्म हो चुका है। पर वेस्टर्न घाट में जाके अगर बोलोगे कि मेरे को ऐसा फैक्ट्री लगाने का है तो आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट लाजमी है, ओके। नेक्स्ट स्कोपिंग, SCOPING, ये पबजी वाला स्कोपिंग नहीं है, पर हां सिमिलर है एक तरीके से, लिख लो स्कोपिंग, स्कोपिंग, ठीक है। यहां पे लिखिए आइडेंटिफाइंग की इश्यूज दैट नीड इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफाइंग की इश्यूज दैट नीड इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल रियासी वाला का जो प्रोजेक्ट की बात करोगे आप, हां, तो यू आर लुकिंग एट से सेवरल स्पीशीज, इंक्लूडिंग द स्नो लेपर्ड, इंक्लूडिंग योर हंगुल, सारे उस एरिया के एंडेमिक मतलब पाए जाते हैं वहां पे, करेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट से उनका भविष्य आप खराब नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करोगे, स्कोप करोगे कि हां भाई इसमें ये है। नेक्स्ट लिखिए इंपैक्ट एनालिसिस, इंपैक्ट एनालिसिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, इंपैक्ट एनालिसिस मतलब क्या होता है, लिख लीजिए कैलकुलेटिंग एनवायरमेंटल प्लस सोशल इंपैक्ट, कैलकुलेटिंग एनवायरमेंटल प्लस सोशल इंपैक्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल प्लस सोशल, कोई भी प्रोजेक्ट कल्चरल हेरिटेज को भी नहीं अटैक कर सकता। आज के टाइम पे आप जाके अंडमान के जरावाज के आइलैंड पे जाके नहीं बोल सकते कि मैं एप्पल का फैक्ट्री बैठाऊंगा, उनका भी हक है। EIA के अंदर उनका हक सबसे ऊपर में, हेडिंग में लिखा जाएगा वो, तो जब रिजेक्शन का लेटर आएगा उधर से। नेक्स्ट लिखिए, जब आपने इंपैक्ट एनालिसिस कर लिया उसके बाद वो सारे स्टेप्स लोगे आप, ताकि जो आप खराब एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कम कर सको, मिटिगेशन, ठीक है। लिखिए, यू विल ऑफर सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशन टू रिड्यूस और अवॉइड, सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस या अवॉइड ये वाले एनवायरमेंट प्लस सोशल इंपैक्ट। इजी है फ्रेंड्स, बताओ कितना ही डिफिकल्ट है, आपको बस याद रखना फ्लो चार्ट, उसके बाद तो आंसर खुद ब खुद लिखोगे आप, ओके। मिटिगेशन, उसके बाद लिखेंगे आप, मिटिगेशन के बाद आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब क्या, लिखिए सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन, सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन, सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू EIA रिपोर्ट, थ्रू EIA रिपोर्ट टू डिसीजन मेकिंग बॉडी। लो भाई हमने एनालिसिस कर लिया, आपके सामने तथ्य में पेश करता हूं, टू डिसीजन मेकिंग बॉडी। उसके बाद आपने रिपोर्ट कर दिया भाई, डिसीजन मेकिंग बॉडी को भेज दिया, उसके बाद आप करोगे रिव्यू ऑफ EIA, रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ओके। यहां पे कहोगे आप रिव्यू ऑफ EIA मतलब एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ EIA रिपोर्ट। देख रहे हो, एनालिसिस को भी आप एनालाइज करोगे, इतना फुल प्रूफ प्रोसेस है। मतलब क्या कि आप अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की कमिटी में हो, तो अगर आपका कुछ ऐसा पर्सनल लेना देना है वेस्टर्न घाट्स में कि मेरा ऐसा पूछता नहीं जमीन है, कोई बात नहीं, तो फैक्ट्री लगा, तो आप इस स्टेज पे धरे जाओगे और मोस्ट लाइकली फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये शिफ्ट तो मिनिमम हो रहे हो, करेक्ट। देखो कितना मल्टी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में, एक बार एनालिसिस कर रहे हो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम का, और आपने जो एनालिसिस किया है उसका भी एनालिसिस किया जाएगा बाय हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी, दो लेवल है एक तरीके से, ठीक है। रिव्यू ऑफ EIA, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट लिखिए डिसीजन मेकिंग। कितना डेंजर कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा इसको भी डाइल्यूट कर दिया थोड़ा बहुत, डिसीजन मेकिंग, ओके। डिसीजन मेकिंग में लिख लीजिए कि वेदर इट इज अप्रूव्ड और वेदर इट इज रिजेक्टेड, आपका डिसीजन आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, करेक्ट। और लास्ट इसका होता है पोस्ट मॉनिटरिंग, यहां पे लिख लेना लास्ट वाला, प्लीज मेरे पास जगह नहीं था, नहीं तो मैं उधर लिखता, पोस्ट मॉनिटरिंग। इसमें लिखो सो एज टू इनेबल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया उसके बाद आप निश्चिंत हो गए, प्रोजेक्ट चालू हो गया उसके बाद कुछ आपके एनालिसिस से बाहर का सोचा गया, कुछ ऐसा हो गया तो स्ट्रेट अवे EIA रिपोर्ट में वो इंक्लूड होना चाहिए। देखो कितना फुल प्रूफ प्रोसेस है ये फ्रेंड्स, लिखो इसको अच्छे से लिखो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। उसका नोट करके लिखिए, दिस इज द 2 स्टेज वेरिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा पहले लिखो फिर मैं डिटेक्ट करता हूं।
लिखा। अब एक सर एसआईए भी यही है, नहीं गौरव, अभी एसआईए करेंगे। पोस्ट मॉनिटरिंग नहीं समझे, आदर्श ऐसा समझिए कि आप मान लीजिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी का मेंबर, मैंने आपको रिपोर्ट दे दिया, आपने एनालाइज किया, अपना छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, आपने फिर कह दिया कि चलो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, भुवन का रिपोर्ट एक्सेप्टेड, मतलब प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट, डन। पर कल के दिन पता चला कि कुछ भूकंप हो गया या कुछ हो गया, ग्राउंड लेवल सिंकिंग हो गया, किसी का कुछ बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग ना, एक प्रोजेक्ट सेट करने में एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, स्पेशली अगर एनवायरमेंट की बात कर रहे हो। और मान लो कि वो मेरे से मिस हो गया था, आपसे भी मिस हो गया था, तो वो इंक्लूड किया जा सकता है एट पोस्ट डेट कि आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसलिए मैंने आपको कहा है कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं कि इस स्टेज पे आके खत्म हो गया, इसके बाद भारत सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि नहीं नहीं असेसमेंट रिपोर्ट में ऐसा नहीं था, नो नो, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट तक चलता है, जब तक कि प्रोजेक्ट कमीशन ना हो जाए, ठीक है। तो वहां पे लिखिए नोट पे, दिस इज अ टू स्टेज कंटीन्यूअस प्रोसेस, लिखो गाइस, थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर देता है, दिस इज अ टू स्टेज कंटीन्यूअस प्रोसेस, दिस इज अ टू स्टेज कंटीन्यूअस प्रोसेस। सर ये फॉलो करते हैं पूरा, फॉलो इसका तो होता है, ये तो बहुत रेगुलरली देखा जाता है। दिस इज अ टू स्टेज कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इंपैक्ट असेसमेंट सिस्टम, दैट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इंपैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क या सिस्टम। पैसा बहुत खिलाना पड़ेगा, किसको किसको खिलाओगे? हाँ, यहाँ पे इसको खिला दिया तभी यहाँ पे तो धरे जाएंगे ना, मल्टीपल लेवल्स पे खिलाना पड़ेगा, वो बहुत डेंजरस है, जितने ज्यादा को खिलाओगे उतना ज्यादा आपका एक्सपोजर है। दिस इज अ टू स्टेज प्रोसेस, टू स्टेज कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट इंप्रूव्स और दैट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंपैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ रहा है ना, करेक्ट, दो लेवल पे आपका एनालिसिस चल रहा है, करेक्ट। लिखिए इसको, लिखा फ्रेंड्स, बताओ, ठीक है। अभी लास्ट पार्ट इसका करेंगे, फिर मैं आपको देख देता हूँ फ्रेंड्स, डोंट वरी, लास्ट पार्ट, लास्ट स्लाइड करते हैं इसका, देन आई विल गिव अ शॉर्ट ब्रेक, मेरे को थोड़ा सा ऐसा हवा चाहिए, गर्मी हो गई भाई साहब। ऐसे करो, स्लाइड लिखिए, ऐसे हेडिंग लिखो, EIA वर्सेस SIA, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, क्या क्या फर्क है, लेट्स नोट देम डाउन, दिस इज बेटर रादर देन एक्सप्लेनिंग अलग-अलग, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसा एक साइड पे लिखो EIA, एक साइड पे लिखो SIA, IA और SIA का डिफरेंस देख लेते हैं एकदम ताड़ा-ताड़ी। नंबर 1, ठीक है, लिखिए, ये टेक्स प्लेस at the end of decision making cycle, ऐसे लिखो, ओके। यहाँ पे लिखिए टेक्स प्लेस एट एन अर्लियर स्टेज, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है, लिखिए टेक्स प्लेस एट एन अर्लियर स्टेज। नंबर 2, प्रोएक्टिव अप्रोच, लिख लो फिर मैं बताता हूँ। Emphasis on mitigation and basically reducing impact. Number 4, emphasis on maintenance of natural systems, okay। लिखा, बताइए क्लियर हुआ EIA और CIA का डिफरेंस, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट, कौन सा ज्यादा बड़ा टॉपिक है इसमें, कौन सा ज्यादा बड़ा टॉपिक है इसमें, लिखने तो दीजिए, लिखिए आराम से लिखिए, कौन सा बड़ा टॉपिक है इसमें, विच इज द लार्जर मोर होलिस्टिक टर्म, SIA। देखो ये तो है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है EIA, और जो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट है हमारा हमारा मुद्दा क्या है कि जो वेस्टर्न घाट्स में आप एप्पल का फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, वो डिसीजन मेकिंग जो है ना पहले ही होना चाहिए, वो प्रपोजल आने के पहले एप्पल वालों को सोचना चाहिए कि नहीं ये शायद बेस्ट सूटेड जगह नहीं, डू रियलाइज। तो उसका डेफिनेशन में लिखा था आपको, द पॉइंट इज कि आपका अपस्ट्रीम डिसीजन मेकिंग में, अपस्ट्रीम डिसीजन मेकिंग में वो कॉन्शियसनेस आए, एक रिस्पांसिबिलिटी आए इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज द स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट, जहां पे आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ देख रहे हो, यू आर अ सस्टेनेबल कंट्री, यू आर अ सस्टेनेबल कंपनी, यू आर अ सस्टेनेबल इंडिविजुअल, ठीक। ये लिख लो, फिर इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसा ही उसके बाद देख लेते हैं डेफिनेशन, लिखेंगे फ्रेंड्स। Who chairs this committee? Environmental impact assessment का कोई चेयर नहीं होता है, there is a member committee होता है साथ में, and this is mostly of researchers, scientists, वो सारे साथ में मिलके, क्योंकि उन्हीं को तो पता होगा ना कैसे ऑब्जेक्टिफाई करना है। फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन करने देखा होगा, कॉलीफॉर्म लेवल, पीएच लेवल, रेडिएशन लेवल। अभी कोई आईएएस को तुम बोलोगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने तो शायद डिफिकल्ट हो उसके लिए, उसको शायद उतना ही याद होगा कि कॉलीफॉर्म लेवल, पीएच लेवल, एसिडिक लेवल, ये सब चेक करते हैं, तो यू नीड रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स ना, तो वो उसके पार्ट होते हैं। एक काम करो, एसआई का फुल ये लिख लीजिए, फुल फॉर्म तो नहीं, डेफिनेशन लिख लीजिए बस, उसके बाद लेट्स ब्रेक। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट का डेफिनेशन लिख लो, नंबर ए, ठीक है, ये नया टर्म आया है,
विच इज व्हाई आई सजेस्ट कि आप ध्यान तो रखो एटलीस्ट कौन सा ब्रॉड फ्रेमवर्क है इसका। ये आपकी किताब में दिया हुआ है क्या, EIA और SIA? मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मुझे बताओ तो फ्रेंड्स, आपकी किताब में दिया हुआ है? प्लीज मूव सर, सॉरी सॉरी, इज इट गिवन इन योर बुक्स फ्रेंड्स? EIA दिया हुआ है, SIA नहीं है? शंकर आईएएस, अच्छा ओके, आई हैव नॉट सीन दैट बुक वैसे काफी दिनों से, देखता हूँ वैसे, पता है उनका भी, लेकिन ठीक है नेवरदलेस अच्छा किताब है, किसी किताब को बुरा नहीं बोलना, किताब तो अच्छा ही होता है। चलो आगे बढ़ो, इसमें लिखो इधर SIA, द सिस्टमिक एनालिसिस, द सिस्टमिक एनालिसिस, लीजिए लिखिए, द सिस्टमिक एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, द सिस्टमिक एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स of developmental projects, plans of developmental projects या plans, systemic analysis of environmental effects of developmental projects या plans और strategic actions, okay, and B लिख लो इसका, B लिख लीजिए, okay, SIA involves extending the EIA process to upstream decision making towards sustainability. एक्सप्लेन तो करिए सर, अरे दीपेंद्र बोला तो भी, देखिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में आप एनवायरमेंट की फोकस कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट में आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हो, क्या एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी सेम होते हैं? नहीं, इतना तो आई एम श्योर यू विल एग्री, करेक्ट? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, SIA यू आर लुकिंग एट टेकिंग दोज मेजर्स, दोज स्टेप्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के कांसेप्ट को थोड़ा इनलार्ज कर रहे हो, ठीक है? ऐसा समझो रणजी एक है और एक है वनडे, अब रणजी से वनडे की तरफ जा रहे हो, रणजी है हमारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, एक फिक्स तरीका है, और उसके बाद उसी को बड़ा करोगे आप तो IPL बनाओगे ना, तो IPL बना रहे हो, SIA बना रहे हो, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। इवेंचुअली एवरी सिस्टम, मैं बता तो रहा हूं ना दीपेंद्र, एवरी सिस्टम, हर वो कंट्री, हर वो प्रोसेस, हर वो कंपनी, एंटिटी, बिजनेस, सबको सस्टेनेबिलिटी की तरफ पुश करने का ये तरीका है कि आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंडसेट में वो चेंज है। चलिए ब्रेकिश टाइम, मैं 5 मिनट में आता हूं, थोड़ा सा हवा खा के मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे IPBS वर्सेस IUCN। बाकी जो लोग ब्रेक के बाद वापस नहीं आते प्लीज आ जाना, आखिरी दिन आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूं मैं, जाने से पहले मैं आपको देके जाऊंगा। गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी बैक। ओके, ब्रेक देने में इतनी कंजूसी क्यों? हो गया ना, अभी 8:30 पौने 9 के बाद आपका एनवायरमेंट से ब्रेक ही है। नहीं दीपक, मेरी क्लास नहीं होगी, इनफैक्ट आपका आज मैं बैच कंप्लीट किया, एक और बैच कंप्लीट किया, और मैं अगले 2 दिन थोड़ा छुट्टी पे हूं। पर बिफोर दैट आज रात 10 बजे के पहले एक चीज़ मैंने प्रिपेयर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे हैं, उनके लिए हम आपको एक कंपेंडियम बनाया है मैंने, जो टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं एनवायरमेंट में, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको PDF में कन्वर्ट करके 10 बजे के पहले मैं शेयर कर दूंगा, तो प्लीज देखिए उसको। फंडामेंटल्स क्लियर रखिए एनवायरमेंट में, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जिस डेप्थ में किया है वो मेंस के लिए किया है, इसलिए काफी लोगों को बहुत लग रहा होगा डेप्थ में किया है, पर मेंस में रिक्वायर्ड फ्रेंड्स, ठीक है? हर सब्जेक्ट में इस तरह का डेप्थ रिक्वायर्ड, अगर आप नहीं किए हो फॉर व्हाटएवर एक्स वाई जेड रीजन, देखो अटेम्प्ट आपका है, करियर आपका है, ठीक है? तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, अप्रोच करो हर सब्जेक्ट को इसी डेप्थ के साथ, नोट मेकिंग बनाइए, हर कॉन्सेप्ट को, दुनिया का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप 5 बुलेट पॉइंट्स में नहीं समझ सकते हो, एटलीस्ट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली बोलोगे मेरे को आइंस्टाइन का थ्योरी समझाओ 5 मिनट में, तो ना हो पाई, पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो जनरल वाले टॉपिक्स होते हैं, यूपीएससी ऐसा कुछ मेंस में डिफिकल्ट नहीं पूछता है, समझे फ्रेंड्स? नो प्रॉब्लम मनीषा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक आप हमको मैसेज करो ना, अब तो मैं अगला 2 दिन फ्री हूं, तो पता है आप लोग का सारों को मैसेज रिप्लाई करना है, करीब 50-60 मैसेज एक साथ है, ईमेल के 100 के आसपास है, तो मैं ट्रेन में बैठ के कल सुबह करने वाला हूं।
दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू। चलिए शुरू करें। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी आप देखो कैसे अप्रोच करें इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक IUCN वर्सेस IPBES। IUCN वर्सेस IP क्या लिखा मैंने, IPBES। ये भी हम समझेंगे। IUCN का नाम सुना है ना, इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन नेचर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बताइए कितने लोगों ने IUCN का नाम नहीं सुना इस क्लास में, और अगर आप अभी तक मेरे साथ यहाँ तक पहुंच गए तो आप में या तो बहुत पेशेंस है कि आप विदाउट समझे नोट्स लिखे जा रहे हो, या फिर आप आज ही ज्वाइन किए। IUCN का नाम तो सबने सुना होगा, राहुल जैसा है। हर्ट सर कहाँ जा रहे हो? अरे थोड़ा घर पे मेडिकल इश्यूज तो अटेंड करने जा रहा हूँ। ओके लिखिए, थोड़ा दो छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे। पहले IUCN IPBES के बारे में समझते हैं, फिर इनका कंपैरिजन समझेंगे कि इशू क्या है भाई। पहले लिखिए IUCN के बारे में ब्रीफ पॉइंट्स, आपकी किताब में है ना, उससे कुछ अलग नहीं है तो आप चाहो तो ना भी लिख सकते हो, जो जरूरी नहीं मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स देखो, IUCN का काम क्या है? रिस्क असेसमेंट। आपका जितना भी वो रेड लिस्ट और उसके बाद नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंजर्व्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, हमने सब कुछ किया ना, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, फलाना इंडेंजर्ड है, फलाना क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, तो क्या है वो रिस्क बताता है ना मुझे कि कौन सा एनिमल ज्यादा रिस्क पे है, कौन सा नहीं रिस्क पे, करेक्ट। तो ये इसका काम है, एसेंशियली रिस्क असेसमेंट ऑफ स्पीशीज करता है, ठीक है। पर सबसे मेजर क्रिटिसिज्म इसका क्या है वो भी हम देखेंगे, चलो अभी नॉट नाउ, ठीक है। इसमें लिखिए इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्थ, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्थ। IUCN से हमें यही पता चलता है भाई, ठीक है। कितने कैटेगरीज में करता है गाइस, हमको बताओ तो थोड़ा। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ IUCN आर देयर? IUCN के जो कैटेगराइजेशन होते हैं कितने कैटेगरीज में करते हैं? नियर थ्रेटेंड बताओ मुझे, चलो एक बार देखते हैं। मैं आपको दो तीन चीज दिखाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो। वेट, कीप किया ना मैंने, सेव होना चाहिए, सेव नहीं होगा तो बहुत लोचा हो जाता है। IUCN खोलो भाई यार, वेबसाइट नहीं खोल रहा मैं, बहुत ही उनका बोरिंग वेबसाइट वो की। कितने भाई उधर देखो, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चलो आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, आई एम प्रीटी श्योर कोई कहेंगे क्या दिख रहा। देखिए इधर कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जो आप में से कह रहे थे 7, आप 2 छोड़ दियो, और वो 2 क्या है? डेटा डेफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड। ध्यान रखो इनका टोटल 9 है, जिसमें से ये तो हमें बहुत आसान से पता होगा, हां लीस्ट कंसर्न से लेके एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बहुत आसान से हम बता देंगे। पर ये दोनों का थोड़ा ध्यान रखना फ्रेंड्स, नॉट इवैल्यूएटेड और डेटा डेफिशिएंट, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड। टोटल 9 कैटेगरीज लिखो उधर, टोटल, अरे भाई खुल जाओ फ्रेंड, क्या हो गया, 9 कैटेगरीज इंक्लूडिंग डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड, इंक्लूडिंग डेटा डेफिशिएंट प्लस जो दूसरा वाला था नॉट इवैल्यूएटेड, ओके ओके। और यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट करके मार्क, जो शायद जनता शायद ना याद हो आपको, वैसे द गुड स्टूडेंट्स विल नो दिस फॉर श्योर, पर लिख लीजिए यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट इंक्लूड्स, IUCN रेड लिस्ट इंक्लूड्स लिखिए IUCN रेड लिस्ट इंक्लूड्स द IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज, ओके। और इसका अर्थ क्या है? ये ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज क्या मेजर करता है भाई? जैसे वहाँ पे रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, वैसे यहाँ पे आप रिकवरी मेजर करते हो, रिकवरी ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन इज मेजर्ड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बड़ा उत्तम सवाल है ये, कि रिस्क असेसमेंट करता है IUCN का रेड लिस्ट, और ग्रीन लिस्ट या ग्रीन स्टेटस करता है हमारा रिकवरी असेसमेंट, कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज है वो कहाँ तक पहुंचे, ठीक है, क्या उनका स्टेटस है, ओके। जो आपने काम किया है क्या उनको बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो रिकवरी के अंदर आता है, और ये बताता है कि हाँ भाई ये फलाना स्पीशीज बहुत रिस्क पे है, सबसे पहला चीज गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू IPBES। IPBES का फुल फॉर्म लिखिए पहले, ये कौन सा फॉन्ट है भाई, कलर है। IPBES का लिखिए पहले फुल फॉर्म, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी, भी है ना, हाँ, ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, लंबा चौड़ा नाम है, कोई टेंशन नहीं है। और इसके नीचे नंबर 2 लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, लाल में करके लिखो माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस का बॉडी। सबसे पहला थिंग, ये यूनाइटेड नेशंस का कोई सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन फलाना ढिमकाना ऐसा ऑप्शन में कुछ भी नहीं है वो, ओके। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यूनाइटेड नेशंस। पर नंबर 3 पे रेड से फिर से लिखो, हाउएवर IPBES receives support from UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस तरह का सपोर्ट मिलता है भाई, ये भी लिख लो, किस तरह का सपोर्ट देते हैं ये लोग? ये देते हैं बस सेक्रेटेरियल सपोर्ट, मतलब आपका कागजी कामकाज के लिए हम फैसिलिटी करा देंगे, सेक्रेटेरियल सपोर्ट, ठीक है, बस, ओके। IPBES का हेडक्वार्टर लिख लो। कन्वेंशन ऑन माइग्रेशन स्पीशीज, माइग्रेटरी स्पीशीज, उसको किस नाम से जानते थे फ्रेंड्स, जल्दी बताओ। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS, उसको दूसरा नाम क्या था? बॉन कन्वेंशन, जल्दी बताइए हमको। बॉन कन्वेंशन था नाम, गुड। इसका हेडक्वार्टर भी वही है, हेडक्वार्टर इन बॉन, BONN बॉन, ओके, हेडक्वार्टर इन बॉन, ठीक है। अब ये काम क्या करता है ये समझ लो। सबसे पहला असेसमेंट करता है, काहे का असेसमेंट करता है, लिखिए 4 तरह के काम इसके। पहला असेसमेंट, सबसे पहला रिस्पांसिबिलिटी, ऐसे लिखना प्लीज, रिस्पांसिबिलिटीज हेडिंग दीजिए फिर लिखिए। सबसे पहला असेसमेंट, दूसरा पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी सपोर्ट लिखिए, मेकिंग तो गवर्नमेंट करेगी, प्लस पॉलिसी सपोर्ट। तीसरा लिखिए कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको पता है कैपेसिटी बिल्डिंग तो भूलोगे नहीं, आई एम श्योर,
और चौथा लिखिए कम्युनिकेशंस, जो इसने सीखा वो दुनिया को बताने का, कम्युनिकेशंस या आउटरीच, ये एनजीओ लैंग्वेज है, कम्युनिकेशंस एंड आउटरीच। आप में से कोई है क्या कोई एनजीओ से काम किया होगा, तो वहाँ पे कम्युनिकेशंस को आउटरीच कहते हैं, ठीक है। अभी असेसमेंट काय का करता है ये देख लो, ठीक है। दिस विल गो अहेड एंड असेस exactly this, my biodiversity and my ecosystem services at a regional and global level, that is all. Assessment of my biodiversity plus ecosystem services, नाम में ही इंक्लूडेड है भाई, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज का ये जाके असेसमेंट करेगा बोथ एट द रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, ओके। पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन आउटरीच, यू अंडरस्टैंड, इट विल मेक रिकमेंडेशंस कि फलाना ये करे, फलाना कंट्री ये करे, रिकमेंडेशंस है, द रिकमेंडेशंस आर लाइक द ऑन लाइक द वर्थ इज ऑफ द पेपर दैट इज प्रिंटेड, उससे ज्यादा नहीं, रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नेचर, ठीक है। इसका एक मेजर रिपोर्ट आता है भाई, ये लिखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, मेजर पब्लिकेशन इसका, मेजर पब्लिकेशन, क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो आईपीबीईएस का मेजर पब्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो आपको जानना जरूरी है वो है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज असेसमेंट, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज असेसमेंट। प्लीज इसको कोई और मार्क मत करना उधर जाके, आईयूसीएन तो मत ही करना, आईयूसीएन का आपको सिर्फ जो दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा। अगर मान लो ऑप्शन में दिया होगा ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नो इट इज नॉट यूएनईपी बट आईपीबीईएस, तो ये यूपीएससी वाले मुझे पता है ना उनका कहां तक वो सोचेंगे, दे आर गोइंग टू पुट टू ऑप्शंस, जिसमें एक होगा यूएनईपी, दूसरा होगा आईपीबीएस, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो वहां मार्क करो, लिखो उधर नोट करके, इट इज डन बाय आईपीबीएस ओनली, नॉट बाय यूएनईपी। यूएनईपी बस सेक्रेटरियल सहायता देता है, रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता, ये वाला चीज वो 50 तरह का करता है, बट दिस इज डन बाय आईपीबीएस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए इसको भी, ओके। लिखा, बताइए क्लैरिटी आया, हैव यू रिटन दिस डाउन फर्स्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट सबहेडिंग को यहाँ पे बहुत जल्दी से लिखिए, COP28 एंड आईयूसीएन, COP28 एंड आईयूसीएन, ये मैंने पहले आपको नहीं दिखाया था क्योंकि यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है। COP28 और आईयूसीएन को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, ये एकदम पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नहीं आया था, ये साइडलाइंस में हुई थी, ये मीटिंग सब साइडलाइन में हुआ था, तो आपको जानना जरूरी है। सर संडे को रिवीजन क्लास, गोपाल मैं है नहीं दिल्ली में, मैं दिल्ली में हुई नहीं एक्चुअली, मैं करा देता हूँ, ठीक है। COP28 एंड आईयूसीएन, सबसे पहले लिखिए, आपने वहां पे देखा 9 कैटेगरीज थे आईयूसीएन के, उसमें से ऊपर में दो जो आपने देखा, एक था कि आपने स्टडी नहीं किया, उसको क्या नाम था, डेटा डेफिशिएंट, डेटा डेफिशिएंट, और दूसरा था नॉट इवैल्यूएटेड, करेक्ट। तो इसका अर्थ क्या है, हमारे अर्थ पे, इंग्लिश वाला अर्थ, प्लैनेट पे इतने स्पीशीज हैं, भर के स्पीशीज हैं, पर आप देखते हो कि आज तक आईयूसीएन ने रफली 1.5 लाख स्पीशीज ही असेस कर किया है। तो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म आईयूसीएन का आता है ये कि आप जो बाकी स्पीशीज का कर रहे हो वो तो ठीक है, पर ये तो सिर्फ आपने 1.5 लाख स्पीशीज आज तक देखे। हमारे अर्थ पे तो कितने 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं, और आईयूसीएन का किताब खुद ये कहता है कि 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ। आप देख लो 8.7 में से आपने कितना किया है, करेक्ट। तो इधर लिखो COP28 में क्या किया गया, सबसे पहला आउटकम नंबर 1, ओके। उधर लिखिए फर्स्ट, मोर नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड, मोर नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड, ठीक है। आईयूसीएन ने जाके ये एड्रेस करने की कोशिश की है कि हम और ज्यादा स्पीशीज को स्टडी करेंगे। दीज नोट्स आर इनफ फॉर प्रीलिम्स, अरे प्रीलिम्स से मैं मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं बाबू, मैं बता तो रहा हूं, तुम मेंस का तैयारी कर लोगे ना, प्रीलिम्स का हर सवाल तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो मेंस का पढ़ने का जो टाइम लिमिट होता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, उतना नहीं है कि इस डेप्थ में आपको कोई पढ़ाएगा और आप सीख पाओगे। आपको दिमाग में चल रहा होगा अरे ऑप्शनल नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, हिंदी पेपर नहीं किया है, डेप्थ में नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं मेंस की स्पेशलिस्ट करा था। मोर नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड, नंबर 2 लिखिए उधर, नंबर 2, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ऐसे लिखो, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एन असेसमेंट ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज इंक्लूडेड, ओके। फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिए वहां पे, एक्सटिंक्शन थ्रेट टू ग्रीन टर्टल्स इन पैसिफिक, ओके। ग्रीन टर्टल्स का एक्सटिंक्शन थ्रेट है पैसिफिक में, लेट्स गो फॉरवर्ड। नंबर 4, एक्सटिंक्शन थ्रेट टू ग्रीन टर्टल, सैल्मन के लिए लिखिए, अब लिखिए रिस्क असेसमेंट ऑफ अटलांटिक सैल्मन, रिस्क असेसमेंट ऑफ एटलांटिक सैल्मन, सैल्मन एक फिश होता है, ठीक है, भारी पैसे लगते हैं खाने और खिलाने दोनों में, इतना तो मुझे नेटफ्लिक्स ने सिखा दिया है भाई, वैसे तो मैं फिश खाता नहीं, बट आई एम सॉरी इट्स एक्सपेंसिव। किसने खाया आज तक सैल्मन इस क्लास में, कोई है क्या ऐसा यहाँ पे, सैल्मन पार्टी, हिल्सा, अरे हिल्सा तो अपना ही है, हिल्सा मागुर माछ ये सब तो अपना अपना है, सैल्मन है क्या कोई पार्टी, सैल्मन या टूना उना खाने वाले कोई है क्या इधर, आई टेक सैल्मन ऑयल, माय पेट कैट इट्स, दे भाई क्या बात है, तुम अपने पेट को खिला रहे हो सैल्मन, उसको फिर वो भी खिलाते हो क्या, हिरन का मीट वगैरह, क्या बोलते हो उसको, विन वाइन विन विनल, फॉरगेट द नेम, हिरन का मीट को क्या बोलते हैं वो लोग अंग्रेज लोग खिलाते जो, व्हाट इज इट कॉल्ड, पैसा हो बाबू भैया, वेनिसन करेक्ट करेक्ट, ठीक है। रिस्क असेसमेंट ऑफ अटलांटिक सैल्मन, इसका एक क्वालिटी लिख लो, अटलांटिक सैल्मन का बाय द वे, अटलांटिक सैल्मन होता है एनाड्रोमस, एनाड्रोमस होता है, इसका अर्थ क्या है कि ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में ये जी सकता है, लिख लो तो ये अटलांटिक सैल्मन मेरे होते हैं एनाड्रोमस, ANADROMOUS, एनाड्रोमस, मतलब ये फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर दोनों में जी लेंगे। नेक्स्ट लिखिए महोगनी ट्रीज एट द रिस्क ऑफ इंडेंजर्ड, महोगनी ट्रीज एट रिस्क ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड, इंडिया को किस ट्री के लिए हटाया गाइस, अभी मैंने इसका सवाल डाला था शायद COP28 पे, एक ट्री को लेके हुआ था ना, रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स को लेके हुआ था, करेक्ट। तो ध्यान रखना कि रेड सैंडर्स को लेके इंडिया को टेंशन फ्री कर दिया है, पर महोगनी को लेके अभी टेंशन बना हुआ है क्योंकि इंडेंजर्ड है ये,
ठीक है, ओके। और पॉजिटिव न्यूज़ लिख लो यहाँ पे, सब खराब न्यूज़ नहीं था, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हुआ था। पॉजिटिव न्यूज़ में 2 स्पीशीज ऐसे थे जिनका कि फॉर एग्जांपल याद है हमने राइनो के क्लास में डिस्कस किया था कि राइनो इज वन ऑफ द फ्यू स्पीशीज जो पहले शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड था पर अब इंडेंजर्ड है। कंजर्वेशन सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो सिमिलरली और कंजर्वेशन सक्सेस नोटिस किया गया है। पहला स्पीशीज जो है जो कि पहले शायद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड था और अब हो गया है इंडेंजर्ड, ठीक है। इसके लिखिए स्किमिटार हॉर्न ऑरिक्स, स्किमिटार हॉर्न ऑरिक्स, ठीक है। ये अभी हो गया है, पहले एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड था, अभी हो गया इंडेंजर्ड, न्यू है इसका इंडेंजर्ड, तो पॉजिटिव है भाई। जो लॉस हो रहा था हम कम कर रहे हैं, इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। स्किमिटार हॉर्न ऑरिक्स, ओके। और नेक्स्ट लिख लीजिए साइगा एंटीलोप, साइगा एंटीलोप। बस ये जब आपने लिख लिया तब अब हम चलते हैं और अब हम समझेंगे आईपीबीएस वर्सेस आईयूसीएन। शॉर्ट नोट्स, टक नोट्स, रिवाइज करने के लिए आसान नोट्स, ओके। लिखा फ्रेंड्स जल्दी जल्दी, तड़ातड़ी। कैटल टाइप देखते कितना और है। ये तो मेरे ख्याल से 5-7 मिनट और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का क्रिटिसिज्म लिखने में 10-15 मिनट, 8.5 पॉइंट तक छोड़ दूंगा गाइस। आखिरी क्लास से कहां मैं आपको उतना भी बताऊंगा इसमें। लिखिए जरा फाइनली आईयूसीएन वर्सेस आईपीबीईएस और अब लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, अब आप जब सब आपने दोनों पॉइंट्स को समझ लिया कि हां भाई आईयूसीएन क्या कर रहा है, आईपीबीईएस क्या कर रहा है, तो आप समझो प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है। एक एक करके देखते चलते हैं, लिखिए उधर, ओके। आईयूसीएन पहले लिखो, आईयूसीएन हैज, sorry, IUCN carries out risk assessment of limited number of species. इसी में लिखिए IPBES covers more number of species. Point number 2. Point number 2. ठीक है, IUCN red list more than 40,000 species threatened. IPBES more than a million species threatened. अब आप बताओ क्या लग रहा है कौन सा ज्यादा कंप्लीट फ्रेमवर्क है, आईयूसीएन या आईपीबीएस? देख रहे हो इवेंचुअली आईयूसीएन का जो महत्ता है ना, जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज टेकन अवे बाय द फैक्ट कि वो ज्यादा सैंपल ही नहीं करे, सैंपल सर्वे उनका कम है, सैंपल सेट, सॉरी सैंपल सेट ही उनका कम है। आईपीबीएस इज द न्यू किड इन द ब्लॉक जिसने जाके एक साथ बहुत सारा काम कर लिया, ओके। नेक्स्ट लिखिए आईयूसीएन असेसमेंट डन एवरी 10 years, inadequate as many species are at extreme threat of survival. हर 10 साल में करना है भाई, वो टाइम पीरियड कम करो पहले, तो 10 साल बहुत ज्यादा है, 10 साल में दुनिया इधर से उधर हो जाती है, तो स्पीशीज का क्या है। नंबर 4 आईयूसीएन असेसमेंट, लिखिए आईयूसीएल असेसमेंट ओके। एंड नेक्स्ट लिखिए इसका एग्जांपल्स लिखेंगे, ये लिख लीजिए इनएडिक्वेट अनसाइंटिफिक फंडिंग ड्यू टू आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईपीबीएस है आईपीबीईएस, अरे उल्टा लिख दिया मैं, आईपीबीईएस क्या कर रहा हूं मैं, ठीक से लिखो आईपीबीईएस। इसका एग्जांपल्स लिखेंगे फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, 2 एग्जांपल लिखो काफी देंगे। सबसे पहले लिखिए द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, लिखा। सर चेक थर्ड पॉइंट, हाँ आईयूसीएन असेसमेंट हर 10 साल किया जाता है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूस 10 ईयर टाइम लिमिट, ठीक है। पहले तो ये है कि आपको टाइम लिमिट घटाना है ना, 10 साल बहुत ज्यादा है, करेक्ट। और आप ये भी कह रहे हो कि 10 साल का जो आपने अंतराल दिया है ना, ये तो कम करना ही है, पर चलो अगर कम नहीं भी कर रहे हो तो रेगुलरली करो ना, हर 10 साल पे करो। पर आप देख रहे हो कि नहीं आईयूसीएन उस पे भी ढीला ढाला चलता है, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 10 ईयर मार्क पे हमें वो लिस्ट मिल जाए, करेक्ट। व्हाट अबाउट आईपीबीएस? आईपीबीएस इज द चैलेंजर, चैलेंजर इसलिए तो मैं बता रहा हूं ना कि आईपीबीएस भी अब इसी रिस्क असेसमेंट में घुस रहा है, करेक्ट। और हम एक तरीके से देखें ड्रॉबैक्स ऑफ आईयूसीएन, वेयर इज इट लैकिंग बिहाइंड। तो एक चीज क्या है, पहले तो द सैंपल साइज इज छोटा, टाइम पीरियड इज लंबा, साथ में इट इज इरेगुलर, लंबा टाइम पीरियड के बगैर आपका इरेगुलर सैंपल चलता है, करेक्ट। और आप देखो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे ये प्रॉब्लम क्या होता है, जानते हो रेड लिस्ट का प्रॉब्लम क्या है, कि आपने फलाना फॉर एग्जांपल आप जाके आज कह दोगे कि भुवन आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड से अपूर्व, ये इंडेंजर्ड है फॉर एग्जांपल, यू से दिस कि भुवन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अपूर्व इंडेंजर्ड है। अब होता क्या है, द एंटायर फोकस ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन भुवन, कि भुवन को बचाना है, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि अगर अपूर्व को सेव नहीं किया तो कुछ दिन बाद वो भुवन के साथ खड़ा रहेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो ये जो डिसप्रोपोर्शनल इंटरेस्ट और साथ में पैसा, ये क्यों है, क्योंकि आप एक रेड लिस्ट के ऊपर निर्भर हो। पर आप और हम समझ पाने की रेड लिस्ट साइंटिफिक तरीके से नहीं प्रिपेयर हो रहा है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, जो मेरा इंडेंजर्ड स्पीशीज है उसका थ्रेट लेवल थोड़ा ज्यादा है, थ्रेट एक्सपोजर ज्यादा है उसका, हम भुवन के ऊपर पूरा पैसा डाल रहे हैं बचाने के लिए, बेचारा अपूर्व का क्या गलती था,
समझ रहे हो? तो इसी का मैं एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं। साइड 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 लिखो, सॉरी कॉन्सेप्ट समझे गाइस? दीपक हमको बताओ कॉन्सेप्ट समझे क्या? मतलब आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड को ज्यादा फोकस कर रहे हो, इंडेंजर्ड वगैरह को लेसर फोकस कर रहे हो एट द एक्सपेंस की एक दिन वो शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड बन जाएंगे। सर आपका मिडिल नेम अपूर्व है, अपूर्वा। एक्चुअली देखो मेरे पेरेंट्स को चाहिए था लड़की, फिर हो गया मैं, तो मेरा नाम रख दिया अपूर्वा। फिर मैंने अपना मैस्कुलिनिटी बचाने के लिए जुड़वा दिया भुवन। सच बताओ तो चलो आगे बढ़ते हैं, वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बट लेट्स गो फॉरवर्ड एंड राइट डाउन टू एग्जांपल्स। द एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 8 लिखो, द ग्रेटर एडजुटेंट टॉर्क, एडजुटेंट टॉर्क, ठीक है, द ग्रेटर एडजुटेंट टॉर्क लिखिए ऐसे, ठीक है, इसको आपने डाउनलिस्टेड ऐसे लिखो, डाउनलिस्टेड फ्रॉम इंडेंजर्ड, डाउनलिस्टेड फ्रॉम इंडेंजर्ड टू लीस्ट कंसर्न, ओके, टू लीस्ट कंसर्न, even though independent researchers have said that population has declined। देख रहे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है पर आईयूसीएन कुछ अलग नशे करके बैठा है उधर। हाँ, जो इंडेंजर्ड था उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है पर आईयूसीएन के हिसाब से अब वो लीस्ट कंसर्न है। अरे गेटिंग इट? आप एक ऐसा रूल के ऊपर आपने सब कुछ निर्भर कर दिया जिसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आईयूसीएन का अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगा? करेक्ट, बी लिखो इधर, बी लिखिए, वुली नेक स्टॉक्स ऐसे लिखो, वुली नेक स्टॉक्स, वुली नेक स्टॉक्स, इनके साथ भी कुछ स्कैम हो गया ऐसा ही, वुली नेक स्टॉक्स, ओके, elevated to vulnerable because IUCN thought farming was affecting them, okay, elevated to vulnerable status because IUCN thought that farming was affecting them, okay, however once again bird habitat plus population was found to be thriving। देख लो, तो आप इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी नंबर बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। तो ये क्या कहता है मेरा, ये दो एग्जांपल क्या कह रहे हैं मुझे कि आईयूसीएन का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक रिसर्च का प्रोसेस है, आईयूसीएन का जो रिसर्च असेसमेंट है या रिस्क असेसमेंट है, उसमें देयर आर मेनी ग्लेयरिंग लूपहोल्स, ऐसे लिखो, ग्लेयरिंग लूपहोल्स, ओके, अकाउंटेबिलिटी कहां है, ट्रांसपेरेंसी कहां है। तो अगर आपको कल टाइम पूछा जाए कि क्रिटिकली एनालाइज द आईयूसीएन रेड लिस्ट इन लाइट ऑफ आईपीबीईएस, आईपीबीईएस, हां ये सारे पॉइंट्स देखो उधर, मस्त। एक और एग्जांपल है, ग्रेटर एडजुटेंट वुली नेक, दूसरा वाला एक और ऐसे बर्ड है, पोचार्ड, पोचार्ड बर्ड है, वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दो एग्जांपल काफी है। रिपीट 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 रिपीट, फाउंड टू बी थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब अच्छा खासा पॉपुलेशन था। रिपीट मतलब देखो एक बर्ड था जिसको इन्होंने कह दिया कि ये इवेंचुअली लीस्ट कंसर्न है, मतलब टेंशन का बात नहीं है, जबकि पहले वो इंडेंजर्ड था, पर बाद में पता चला कि उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इंडेंजर्ड से आपने डिमोट किया ना, घटा दिया, वल्नरेबल मतलब लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इंडेंजर्ड को ज्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, पर मेरा एविडेंस बता रहा है कुछ और। सिमिलरली वुली नेक स्टॉक के लिए आप ये चीज देख रहे हो कि आप बता रहे हो कि भाई वो अब डेंजर में है, सी एलिवेटेड टू वल्नरेबल, आपने वल्नरेबल दे दिया उसको स्टेटस, पर जब जाके वहां पे फाइनली ऑन द ग्राउंड देखा गया तो अच्छा खासा पॉपुलेशन था वुली नेक स्टॉक का, वल्नरेबिलिटी का तो दूर-दूर तक निशान नामो निशान नहीं था। देन पीपल वेंट अहेड एंड स्टार्टेड सेइंग दैट आईयूसीएन नीड्स टू गो एंड गेट इट्स एक्ट टुगेदर, मतलब तुम जो ये दुकान खोल के बैठे हो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करो यहां पे, क्योंकि तुम्हारे लिस्ट से जुड़ा है लोगों का अटेंशन, लोगों का फंडिंग, करेक्ट, और ऐसे अनसाइंटिफिक लिस्ट अगर प्रिपेयर करेंगे तो एक्चुअल स्पीशीज जो थ्रेटन है वो मिस आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आईपीबीईएस का कांसेप्ट अभी इमर्ज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स लिखा है एज कंपैरेटिव एनालिसिस, बिकॉज़ द क्वेश्चन विल आस्क यू टू एक्सप्लोर इन सम सेंस कि आईयूसीएन का क्रिटिसिज्म है क्या, तो वहां पे आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो आईपीबीएस के बारे में। क्लैरिटी आया फ्रेंड्स? गिफ्ट कहां है? अरे रुको तो बाबू, यू टोल्ड अबाउट डाउन टू अर्थ आर्टिकल अबाउट दिस, करेक्ट करेक्ट, इनफैक्ट हां वेदांत ने अच्छा पॉइंट बताया, रुको, गुड वेदांत, आपने अच्छा रिमाइंड कर दिया मुझे, मेरे एकदम दिमाग में था कि आपको बताना है इसके बारे में, गुड। अरे वो की आईयूसीएन डीटीई, हां ये वाला आर्टिकल पढ़ना था गाइस, ये वाला आर्टिकल पढ़ना एक बार, ठीक है, इट वुड मेक सेंस टू यू। डाउन टू अर्थ पे जस्ट सर्च आईपीबीईएस आईयूसीएन डीटीई डाउन टू अर्थ, ठीक है, यू विल फाइंड दिस आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जो दो एग्जांपल्स हम आपको बताएं वो यहीं से, इस आर्टिकल में एक और एग्जांपल होगा, मैं भूल गया यार, एक तो वुली नेक स्टॉक का था, ठीक, और एक और कौन सा इन्होंने बताया था इधर, अच्छा आर्टिकल देख लो, मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताए वो मोर देन एनफ है, राइट। चलिए आखिरी टॉपिक, वी फाइनली हैव कम टू द एंड ऑफ इट, फाइनली आ गए हम आखिरी पॉइंट पे, चलो भाई, एक्सीलेंट, नहीं यार वेबसाइट मत खुलाओ मुझसे भाई, 17 के 17 दिया क्या था, वेरी नाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, गुड। चलिए भाई वी विल मीट अगेन, अरे नहीं रुको रुको, मैपिंग कब होगा सर, मैपिंग ज्योग्राफी में होता है उमेश, ईपीए 1986 का मैं आपको नोट्स कंसोलिडेटेड करके प्रिपेयर करके पीडीएफ दे दूंगा, नॉट उससे एक ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो सीपीसीबी, पर ठीक है चलो मैं आपको उससे कंसोलिडेटेड वन पेज नोट्स में प्रिपेयर करके टेलीग्राम पे दे दूंगा, नॉट इंपॉर्टेंट वैसे, पर ठीक विल डू इट रिगार्डलेस। चलिए ये देखिए तो फ्रेंड्स, बचपन से आप लोग आई एम श्योर देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स एजेंडा 2030, 17 गोल्स हैं, एक बार सारों पे नजर डालो थोड़ा, क्योंकि अभी आपको मेरे साथ आइडेंटिफाई करना है इसका क्रिटिसिज्म, तो देखो थोड़ा, पहला है नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान, जेंडर इक्वालिटी, पीने का पानी, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है डिसेंट वर्क, क्या होता है और इनडिसेंट वर्क भी होता है क्या कुछ, सोचना शुरू करो अभी, सिविल सर्विस के जैसा सोचो, सिविल सर्वेंट के जैसा, जो टर्म लिखा है इधर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इनडिसेंट वर्क क्या होता है,
इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इतना, लाइफ ऑन लैंड, वाटर, क्लाइमेट एक्शन, ये वो फलाना 50 17 चीज डाला इन लोगों ने। हमको आप बताओ, लेट्स डू दिस। 17 गोल्स आपको मैंने दिखाई इधर। अब हमको बताइए कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो कि 2030 तक वर्ल्ड को एज सच पहुंच जाने हैं या उनके लिए काम करना है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। जला 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 ऑल एसडीजीज याद है, 17 याद है, और अगर ऑप्शन दोगे तो सारे सारे मार्क कर देंगे हम। बहुत अंडरस्टैंडेबल है। जेंडर इक्वालिटी, देखो यार जो आइडियल वर्ल्ड का जरूरत है वही सब तो इंक्लूडेड होगा उसमें। बताओ, नो अकाउंटेबिलिटी इन द नेम ऑफ सॉवरेंटी, नो शॉर्ट टर्म चेकर, बढ़िया बढ़िया, जस्ट पेपर टाइगर्स, वेरी चैलेंजिंग टू रीच। इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, बलवान ने बहुत बढ़िया, कौस्तभ बहुत बढ़िया आंसर, संजीवनी, नो शॉर्ट टर्म चेकर इज गुड, नो स्टॉक टेक, शब्द सही यूज किया आपने, शब्द एकदम सही, परफेक्ट शब्द यूज किया आपने। जैसे कि कॉप 28 में स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज हुआ, रिव्यू एक्सरसाइज हुआ, ठीक है, वैसे ही क्या एजेंडा 2030 के लिए कोई स्टॉक टेक हो रहा है? चलो देखते हैं, लिखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए ज्यादा नहीं करेंगे, 5 6 आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स गो एट, लेट्स लुक एट द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स वेरी क्विकली। सबसे पहला लिखो, सबसे पहला सिविल सर्विस की जैसा सोचो, नॉन बाइंडिंग इन नेचर, पहुंचे तो गुड, नहीं पहुंचे तो कोई इशू नहीं भाई, नॉन बाइंडिंग इन नेचर। फॉर एग्जांपल, अभी आप बिलीव, आई एम श्योर यू कैन एग्री कि हमारे जो सब सहारन कंट्रीज हैं, साहेल रीजन है या हमारा नेबरिंग स्टेट ऑफ से पाकिस्तान है, जो सब कंट्रीज शायद बहुत सारे टर्मोइल से गुजर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली ये गोल्स नहीं पहुंच रहे, तो क्या वर्ल्ड उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है? नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है भाई। नंबर 2 बताओ, लिखिए वहां पे, नो क्लियर मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंस प्लस अंडर फंडिंग। आपने गोल्स तो बड़े बड़े दिया, लॉफ्टी गोल्स एकदम, आप देखो गोल्स देखोगे ना तो अच्छा लगेगा पढ़ के, कि सुनने में तो अच्छा लगा पर समझ में नहीं आया वाला सीन है, ठीक है। गोल्स बहुत बड़े बड़े, इक्वल पे इक्वल वर्क या जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, लाइफ ऑन वाटर लैंड एयर हम सब बचाएंगे, ऐसा बनेगा, फ्री में थोड़ी ना कोई काम होता है। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 लिखिए, एसडीजीज आर 17 इन नंबर, ऐसे लिखो, ऑल आर इंपॉर्टेंट व्हिच मींस नन आर इंपॉर्टेंट। इतने ज्यादा आपके वेग टर्म्स हैं वहां पे, वेग टर्म्स, बड़े बड़े ब्रॉड फ्रेमवर्क आपने लिख दिया बस वहां पे, पर कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, नहीं होगा, नथिंग। नेक्स्ट लिखिए वहां पे, 2015 टू 2030 का टाइम दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के लिए, करेक्ट, एसडीजीज का। नो शॉर्ट टर्म गोल्स और मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी, नो शॉर्ट टर्म गोल्स टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। नंबर 5, चलो क्लास का थोड़ा देखते हैं सजेशंस। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस, नो प्रॉपर कोऑपरेशन, सर आई एम लिविंग द लेक्चर, नो प्रॉब्लम सोनाली, हाउ कैन आई कनेक्ट, टेलीग्राम पे। आइडियलिस्टिक कांसेप्ट, हां निशा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आइडियलिस्टिक कांसेप्ट तो है। और बताइए और क्या लगता है, लिखिए फर्स्ट, द एसडीजीज आर गोल ओरिएंटेड नॉट राइट्स ओरिएंटेड। देखिए आपने गोल्स डिफाइन किए, पर अनलाइक से द क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट के बारे में जब हम बात करते हैं कैसे देखते हो, लॉस एंड डैमेज किसके राइट्स के लिए है, हमारे आपके ग्लोबल साउथ वालों के लिए। अडैप्टेशन फंड राइट्स को एड्रेस कर रहा है, हाँ द अडैप्टेशन फंड इज टू मेक श्योर कि लोकल कम्युनिटी मेरा सेफ रहे, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, करेक्ट। तो ये सबसे मेजर क्रिटिसिज्म, इनफैक्ट इसको नंबर 1 पे लिखना, अगर आंसर पे लिख रहे हो ना, ये राइट्स बेस्ड अप्रोच जो हम समझे अभी तक इस पूरे लेक्चर में, हाँ 17 18 क्लासेस हो गए हमारे, ये राइट्स बेस्ड अप्रोच का एग्जैक्ट एंटीथीसिस है या ऑपोजिट है। एक होता है राइट्स बेस्ड अप्रोच और एक होता है टारगेट बेस्ड अप्रोच। ये टारगेट बेस्ड अप्रोच के साथ चलता है, व्हिच इज वाइटली इनफेक्टिव, दिस विल बी लाइक अनदर कोई फ्लॉप मूवी बताओ उसके जैसा। नंबर 6, वैसे तो 5 पर चलो एक और करते हैं, एक और बताओ, व्हाट एल्स, लिखिए इधर, नहीं, देयर प्रोग्रेस इज अफेक्टेड, नॉट दे आर अफेक्टेड, their progress is affected due to global realities, contemporary global realities, contemporary global realities, okay. So 6 criticisms of the sustainable developmental goals that I have identified for you. Okay, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट प्लीज। फर्स्ट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर, बाइंडिंग मतलब क्या होता है कि जो लीगली इन्फोर्सेबल हो, करेक्ट। इंडिया ने ये साइन किया, पर आप देखोगे कि ये नॉन बाइंडिंग नेचर मतलब हमें रेटिफाई नहीं करना पड़ा, हमने अग्री कर लिया कि हाँ ये लॉन्ग टर्म गोल है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मैं बोलूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं जब 60 साल का हो जाऊं तो मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए, करेक्ट। अभी कोई मेजर है क्या, मान लो मैं अभी 35 का हूं, मैं 40 पे मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 2 ही रुपए, हाँ कोई कुछ मुझे बोल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट तो 60 साल तक का है, लॉन्ग टर्म है, अभी मैं करके दिखाऊंगा ना, करके दिखाऊंगा, मैं तो क्यों टेंशन ले रहा, मैं करूंगा ना, यही टेंशन है। एकदम रियल लाइफ पे लाके देखो कि आप यूनिट टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, कॉलेज में जाओगे, हाँ हर दिन ऐसे टेस्ट ही लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन हो रहा है आपका, प्रोग्रेस, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, इंटरनल के मार्क्स, या इंटरनल के मार्क्स नहीं है, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम, फेल करो पास करो कोई टेंशन नहीं, छूट है फुल, तो कब तक चलेगा ऐसा, चल भी ना बेटा, ठीक है। चलिए, दिस कंक्लूड्स द एनवायरनमेंट सिलेबस फॉर यू। आई हैव डन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लिखाने की मेरी चेष्टा रही है फ्रेंड्स। अब मैं अगला 10 मिनट आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूं, ओके। काफी सारे लोगों ने मुझे डाउट्स वगैरह भेजा है, तो पहले मैं एक दो डाउट्स एड्रेस कर देता हूं, स्पेसिफिकली दोस दैट आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। 1 सेकंड फ्रेंड्स, दाड़ाओ, 1 मिनट थांबा। अच्छा, वन स्टूडेंट हैज टोल्ड मी कि वो ऐसे स्टेट सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, क्या ये नोट्स इनफ होंगे? जो लोग स्टेट सर्विसेज के लिए जा रहे हो बिसाइड्स यूपीएससी फॉर एनवायरनमेंट, देखिए आपने जो पढ़ा है वो यूपीएससी के लेवल का एक सर्टेन डेप्थ का पढ़ा है। अब स्टेट सर्विसेज में क्या अलग है, स्टेट सर्विसेज में आपको डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वाटर कंजर्वेशन एक्ट कब आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, आप समझ रहे हो। डेट्स, नेम्स, फिगर्स वो स्टेट सर्विसेज में ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपीएससी में आपको स्पीशीज प्लस रिपोर्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं।
ठीक है, आपका एजेंडा चेंज नहीं होगा, आप पढ़ेंगे मेंस के लिए, बट जब स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन के लिए जाओ 10 दिन पहले सारी डेट्स एक बार देखिए, अपने आप को रिकॉल करने की कोशिश करो, अभी मत रटो क्योंकि भूल जाओ। एग्जामिनेशन में कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा यूपीएससी में, डेट्स का कोई महत्व नहीं होता है, बस स्टेट सर्विसेज में होता है, तो एग्जामिनेशन 10-15 दिन पहले वो रटना पड़ेगा। बाकी जो हमने क्लासेस में किए हैं, आप वर्बटिम उठा के आंसर डाल सकते हो, ओके, वर्बटिम मतलब यथावत जैसा है, ओके। सेकंडली मेनी ऑफ यू आस्क्ड मी कि हम कौन सा किताब पढ़ें, देखिए मैंने आपको पहले ओरिएंटेशन में बताया था, आपको बायोलॉजी का लास्ट का एनवायरनमेंट का यूनिट कंपल्सरीली पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आप मेरे नोट्स देखेंगे और कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ-कुछ टॉपिक्स मैंने छुए नहीं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने बताया नॉइज पोल्यूशन नहीं किया, व्हिच इज फेयर, मैंने नहीं किया, वो जानबूझ के नहीं किया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसका मतलब क्या है कि आप नहीं पढ़ेंगे? नहीं, यू विल गो थ्रू इट, एटलीस्ट देख के तो देखो कि नॉइज पोल्यूशन किसमें मेजर होता है। साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा डेसिबल मेजर करते हैं, किस पे परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग होता है, पता होगा मोर और लेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है कि रात में 10 बजे के बाद आप नहीं चला सकते हो, शादी का अगर आप देखे होंगे या कोई ऐसा जगराता वगैरह, वो 10 बजे ऑफ कर देते हैं माइक्स, तो वो सारी चीज देखो, गाइडलाइंस देखो, लीगल फ्रेमवर्क हर चीज का देखो गाइस, क्योंकि एनवायरनमेंट में आपको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आफ्टर द क्लास एंड्स, जब मैं घर पहुंच जाता हूं अराउंड 9:45 बजे के आसपास, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ए टू जी, ए से लेके जेड तक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्म्स हैं, उसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है, मैं वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। मेरी आपसे बस इतना इतना रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स के साइड बाय साइड उस पीडीएफ को रखो, और जो कुछ उसमें एडेड है, जो आपके नोट्स में नहीं है, वो प्लीज इंक्लूड करें, वो आपके फायदे का बात कर रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, आई हैव पुट सम अमाउंट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दैट, ओके। सो गो अहेड एंड एक्सेस दैट, टेलीग्राम चैनल पे मैं 10 बजे के आसपास अपलोड कर दूंगा आज। अगला 2-3 दिन मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, पर मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली सवाल डालूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है 2-3 दिन, और उसके बाद अप अंटिल योर प्रीलिम्स इवन मेंस तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट होना, बेझिझक हमसे कांटेक्ट करो। आप हमको टेलीग्राम पे बस इतना मैसेज भेज दो कि आप हमारे एनवायरनमेंट पीटीवाई बैच के इवनिंग बैच के स्टूडेंट थे, ये डाउट है सर, हमको आंसर बता दो। Done। अगर आप मेंस का आंसर लिख के मुझे भेजते हो तो मुझे एटलीस्ट 5 to 6 डेज का टाइम आपको देना पड़ेगा टू गो अहेड एंड प्रोसेस इट। सिमिलरली आप लिखोगे सब्जेक्ट लाइन पे लिखना, क्योंकि आई हैव टू गिव यू प्रेफरेंस, आप हमारे स्टूडेंट हो तो प्रेफरेंस मैं हमेशा आपको पहले दूंगा, ठीक है। और प्रीलिम्स के पहले लेट मी सी इफ आई कैन गो अहेड, मैं आपके फैकल्टी जो यहाँ पे कोर्स कोऑर्डिनेटर उनसे भी बात करूंगा कि अगर वो मुझे 1 या 2 क्लास दे सके, ताकि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिफोर द प्रीलिम्स आपके साथ एक बार फिर से रिवाइज करूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी अगर तुमने पक्का कर लिया है, तुम्हारा 30% ऑफ द पेपर तुमने पक्का किया, ये मैं ऐसे तुमको ओवर एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा, एज एन एल्डर ब्रदर मेरा बात मानो, इन दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ना। इनफैक्ट मेंस के दौरान पहले आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। इस सीक्वेंस में अगर पढ़ोगे ना तो एक साथ 3 चीजें आप कंप्लीट कर रहे हो। आप देखोगे जहां ज्योग्राफी खत्म होता है वहां डिजास्टर मैनेजमेंट चालू होता है, जहां डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म होगा वहां एनवायरमेंटल इश्यूज चालू होंगे। तो कोई भी टॉपिक को, कोई भी रीजन के बारे में आप पढ़ रहे हो, वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ रहे हो, सिर्फ ये मत पढ़ो कि कब फॉर्म हुआ था, हाँ ये रॉक मिलता है, ये मिलता है, थोड़ा आगे जाओ, फिर पढ़ो वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एनवायरनमेंट, फिर देखो वेस्टर्न घाट्स में अगर डिजास्टर आता है तो वहां की डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स क्या है, एडेप्टेशन एफर्ट्स क्या है। अगर रीजन वाइज इंडिया का करोगे ना, तुम्हारा 30% मार्क्स कोई नहीं ले सकता तुमसे, एटलीस्ट मेरे से नहीं ले पाया। तो ये मैं तुमको रामबाण बता रहा हूं तरीके से, फॉर योर प्रीलिम्स एंड योर मेंस, ओके। राइट, मैं अब आपसे लूंगा, आपसे आ गया, ठीक है। टेलीग्राम आप मेरे साथ जुड़ेंगे गाइस, टेलीग्राम मैनेजमेंट का, सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ही सोर्स है, वो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है जब डिजास्टर मैनेजमेंट का मैंने बैच किया था। पर आप लोग अगर नहीं किया, डिजास्टर मैनेजमेंट कितने को नहीं हुआ इस क्लास में, गिफ्ट क्या था सर, अरे वो जो कंपेंडियम बनाया है बाबू आपके लिए, हम जो टेलीग्राम पे 10 बजे डालेंगे अभी, वो प्लीज देखिए, थोड़ा वो गिफ्ट ही है एक तरीके से, आपको एग्जाम में मार्क्स जोड़ेगा, उससे बड़ा गिफ्ट क्या दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो देख लो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है। मैं हमेशा उपलब्ध हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, और आई रियली होप कि आप लोग सारे प्रीलिम्स में जाओ ऐसा फोड़ के आओ, पेपर को एकदम ऐसा फोड़ के आने का है। डरना नहीं है क्योंकि तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स देखो, डाउट होता है मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। डन, चलो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलूंगा आपसे जब भी मैं मिलूंगा आपसे, फॉर एग्जांपल जिन लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं हुआ है तो आप श्योर मेरे साथ ही करोगे फॉर श्योर, ठीक है। तो आई मिस ऑल ऑफ यू, मोर इंपोर्टेंटली आप लोग सबसे आज तक का मेरा सबसे बड़ा बैच रहा है, ठीक है, अराउंड 550-600 स्टूडेंट। तो अगर मैंने किसी को भला बुरा कहा हो कभी, वैसे तो मैं ट्राई करता हूं नहीं कहने का, पर कभी कुछ ऐसा जाने में हो गया हो तो डोंट टेक इट टू हार्ट, एंड आई हैव टोल्ड यू दिस, पढ़ाई लिखाई होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, डू वेल, पढ़ो अच्छे से, कोई भी डाउट हो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। क्लास के बाद फीडबैक फॉर्म आता है, जैसा आपको इच्छा फीडबैक फॉर्म देंगे, और अगर कोई पर्सनल फीडबैक फॉर्म देना चाहते हो मुझे तो मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स गाइस, यू आर मोस्ट काइंड, यू आर ऑल वेरी काइंड, थैंक यू।